If we can move on to Vasifa, please. Assalamu alaikum. My name is Wasifa Zia, and I have currently given my second year exam of LLB. And I want to do mediation क्योंकि ये kind of एक कह सकते हैं कि कोर्ट से बेहतर easy तरीका है conflict resolve करने का और Vasifa, we can't hear you. You're muted. While Vasifa is figuring things out, Amima, if please, if you can introduce yourself a little and thoda bata do ki why mediation. Hello, everyone. I'm Amima. I have graduated last year from University of London. I'm currently working in a law firm. And why do I want to do mediation? It's because um, it's a new concept over here. Maybe it's not, but people don't use it that much. And secondly, it's less time consuming. Like the cases which are going on in courts, they're like, there was this one case which was going on before I joined my firm. And it's still going on, and it's been more than 7 months. And it was a simple divorce case. So, mediation will cut the time short, and both parties can come to a common ground. So, that's why I want to go for it. Very good, Amima. That's exactly how is it. And हमारी भी यही कोशिश है कि हम थोड़ी अवेयरनेस क्रिएट करें इसके ऊपर. एक इमर्जिंग फील्ड है और आप इस नीश का हिस्सा हैं. अपने आप को समझें कि आप इस नीश का हिस्सा है. There are not a lot of mediators here. There are not a lot of people who know about mediation. दुनिया में तो ये बहुत ज़्यादा कॉमन है. नॉर्म है अब. जैसे कोर्ट सिस्टम एक ज़माने में नॉर्म होया करता था कि बस कोर्ट ही जाना है. अब मीडिएशन नॉर्म बन रहा है. And it's a lucrative career as well. So a lot of people in Pakistan didn't used to join or act as mediator. उनको लगता था पैसे नहीं है इसमें. बट अब आप कोर्ट की स्पीचेस सुने, आप जितने जस्टिसेस हैं जो इसके ऊपर बात कर रहे होते हैं, वो सब की एनालिसिस यही है कि भाई आओ इसमें. और अब कोर्ट नेक्स्ट मीडिएशन हमारे पास कंपलसरी हो चुकी है. कल मैंने देखा 25 केसेस इस्लामाबाद हाई कोर्ट के अंदर जो कोर्ट नेक्स्ट मीडिएशन है उसके अंदर हल किए गए हैं. उसमें फैमिली केसेस भी थे और वो 1.5-2 साल से कोर्ट में पड़े हुए थे. 6 घंटे में मुकाए उन्होंने. सो इमेजिन करें, मैंने कल एक वर्ड इस्तेमाल किया, मैजिक है ये 6 घंटे में हो गया. आपको मेरी कल की बातों से शायद लगा हो कि यार ये तो बड़े आसान है और ये किस तरह हो रहा है. सिर्फ एक बंदा बैठ रहा है बीच में और पार्टीज के बीच में कैसे रिजॉल्व कर रहा है. बिकॉज दैट गाय, दैट मीडिएटर इज अ स्मार्ट पर्सन. ही नोज हाउ टू रिजॉल्व कॉन्फ्लिक्ट्स और वो मैजिक की तरह आपके मसलों को हल कर देगा. आपके मसलों को वो हल नहीं कर रहा, आपको वो इस पोजीशन में लेके आ जाएगा कि आप खुद हल कर लो. ये पर्पज है मीडिएशन. मीडिएटर ने हल नहीं निकालना, आपने हल निकालना है, पर उसने आपके अंदर से सारी इंफॉर्मेशन निकाल ली. और वो जो कॉन्फ्लिक्ट एनालिसिस टूल्स की आज बात करेंगे, दैट विल हेल्प यू अचीव दैट. ईमान, प्लीज इफ यू कैन इंट्रोड्यूस योरसेल्फ. Assalamu alaikum. Can you hear me? या वी कैन. Okay, so hi everyone. I'm a graduate of University of London. I graduated last year, and I was working as a legal advisor for a multinational firm recently. And why I am interested in mediation is because I feel like it comes in the niche sector, and yeah, like Sir said, it's very time consuming. It's less time consuming, and it's just something new. So yeah. बिल्कुल ठीक है. वेरी वार्म वेलकम ईमान. Thank you. Thank you. Do we have anyone else? Okay, Yusha, please. Yusha Ali, if you can introduce yourself. जल्दी से. Can you hear me? जी अली. My name is Zain. I was already a graduate from Delhi University. I've done my bachelor's in computer physics. और फिर अभी फिर लॉ में मेरा लास्ट ईयर का भी एग्जाम्स थे. और सो मीडिएशन से ये 3-4 रीजंस थी कि एक तो
लेस टाइम कंज्यूमिंग है, और दूसरा अच्छा और साफ सुथरा काम है। कोर्ट की चेकिंग उस तरह मतलब चक्कर नहीं लगते। और एज लॉन्ग एज कि अगर आप दूसरे लोगों का भी टाइम अपनी अच्छे काम से बचा लेते हैं, तो ये भी एक बहुत अच्छी चीज़ है। तो मैंने तो फिर इसमें भी होगी, बट ऑफ कोर्स देखें, एज लॉन्ग एज अगर आप काम करें तो दूसरे का भी टाइम बचेगा और आपका भी टाइम बचेगा। बिल्कुल ठीक कहना है आपका अली। दैट बीइंग सेड, लेट्स स्टार्ट नाउ। मैंने जैसे कहा, आज हम जो शुरू का टाइम है थोड़ा, वो दो चीजों के बारे में बात करेंगे, वो है कॉन्फिडेंशियलिटी और विदाउट प्रेजुडिस रूल इन मीडिएशन। दोनों चीजें क्या है, एक एक करके मैं आपको बता देता हूँ। कॉन्फिडेंशियलिटी से मुराद, और इन दोनों के बीच में डिस्टिंक्शन क्या है, बट both of these, confidentiality and the without prejudice rule, are there in mediation, and as mediators and as parties you have to respect it, even as lawyers when you're sitting in a mediation। क्योंकि मीडिएशन में मैंने कल भी बताया, एक मीडिएटर बीच में बैठा होता है, दो पार्टीज आमने सामने बैठी होती है, उनके साथ उनके वकील बैठे होते हैं। इन सब लोगों ने कॉन्फिडेंशियलिटी को और विदाउट प्रेजुडिस रूल को रिस्पेक्ट करना है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि अगर आप इसको ब्रीच करेंगे तो आपके खिलाफ कोर्ट में केस चलेंगे। फिर you can't breach confidentiality, you can't go against the without prejudice rule, but there are circumstances, there are situations where you have to give exceptions to confidentiality and the without prejudice rule in mediation, ताकि कुछ बातें जो मीडिएशन में हुई है उनको कोर्ट में इस्तेमाल किया जाए इफ कोई मसला बाद में क्रिएट हो गया। जनरली अगर मीडिएशन सक्सेसफुल हो गई है, सेटलमेंट अग्रीमेंट बन गया है, तो फिर आपको किसी चीज के बारे में सोचने की जरूरत नहीं है। बट अगर सेटलमेंट अग्रीमेंट बन गया है और फिर उसके बाद किसी ने उसको रिस्पेक्ट नहीं किया, या सेटलमेंट अग्रीमेंट की इंटरप्रिटेशन का मसला आ गया कि जो सेटलमेंट अग्रीमेंट बना था उस पर अब डिस्प्यूट पैदा हो गया कि भाई मैंने तो इस बारे में हमने बात की थी, तुमने तो ये बात इसमें कैसे डाल दी है, या ये जब हमने लिखा था इसकी इंटरप्रिटेशन ये होनी चाहिए, तो वो भी एक इशू क्रिएट हो सकता है। और इन दैट सर्कमस्टांस कॉन्फिडेंशियलिटी की कुछ एक्सेप्शंस हैं, विदाउट प्रेजुडिस रूल की कुछ एक्सेप्शंस हैं, जहां पे उस सेटलमेंट एग्रीमेंट की इंटरप्रिटेशन करने के लिए हम व्हाट हैपेंड इन मीडिएशन इसको देख सकते हैं। बिकॉज अगर ना देखें तो फिर तो वो बहुत अनफेयर सिचुएशन हो जाएगी। सो वी डोंट वांट द सिचुएशन टू बी रियली अनफेयर, वी वांट देयर टू बी जस्टिस, एंड फॉर दैट वेरी मैटर कॉन्फिडेंशियलिटी और विदाउट प्रेजुडिस रूल को कभी कभी एक्सेप्शंस मिल जाती हैं। That being said, the operation of without prejudice rule in mediation, मैंने बताया शुरू का थोड़ा हिस्सा theoretical होगा, तो please bear with me. If you have any question, please feel free to ask any question in this regard. जो definition है without prejudice rule की, थोड़ी सी इसको देखें। The without prejudice rule means, और बड़ी सिंपल सी मैं आपको डिस्टिंक्शन क्रिएट कर रहा हूं कॉन्फिडेंशियलिटी और विदाउट प्रेजुडिस रूल के बीच में। द विदाउट प्रेजुडिस रूल इज अ लीगल टर्म, इट्स अ लीगल प्रिंसिपल जो सिर्फ मीडिएशन में नहीं, हर जगह विदाउट प्रेजुडिस रूल इस्तेमाल होता है। और इसका मतलब ये है दैट एनी ओरल और रिटन स्टेटमेंट, अगर आप लिखना चाहते हो अपने याद के लिए तो लिख सकते हो, एनी ओरल और रिटन स्टेटमेंट दैट इज यूज्ड और सेड फॉर negotiation of a settlement. So any oral statement, any written statement which was used or said for negotiating a settlement, तो वो without prejudice rule के जुमरे में आ जाता है। So अगर हमने मीडिएशन में कोई ऐसी बात की है जो बेसिकली एक सेटलमेंट रीच करने के लिए की थी, फॉर एग्जाम्पल ऑफर्स हो गई कि मैं तुम्हें ऑफर देता हूं, इतने ले लो और बात खत्म करो, ये सेटलमेंट रीच करने के लिए एक ओरल या रिटन स्टेटमेंट बताई गई है। सो मीडिएशन में बहुत सारी बातें होती है और सारी बातें सेटलमेंट रीच करने के लिए नहीं होती, कॉन्फ्लिक्ट्स को रिजॉल्व करने के लिए होती है। पर जो सेटलमेंट अग्रीमेंट है जो आखिर में बनेगा, उस सेटलमेंट अग्रीमेंट के अंदर आप पार्टीज अपनी टर्म्स बताती हैं, मैं ये चाह रहा हूँ, मैं ये चाह रहा हूँ, और लेट्स सपोज हम इस पे अग्री कर लेते हैं और सेटलमेंट अग्रीमेंट रीच आउट कर लेते हैं। इस सेटलमेंट अग्रीमेंट को बनाने के अंदर, इस सेटलमेंट अग्रीमेंट नेगोशिएशन के अंदर जो आपने ऑफर्स मेक की हुई है वो विदाउट प्रेजुडिस रूल के अंदर आ जाती है। And the without prejudice rule is only there
to protect the parties in the dispute. So it's not for the mediator. ठीक है, क्योंकि मीडिएटर उस सेटलमेंट अग्रीमेंट का हिस्सा नहीं है. मीडिएटर मैंने कल भी बताया कि वो एक पार्टी से दूसरी पार्टी के बीच में फैसिलिटेट कर रहा है, पर जो दो पार्टीज ने आपस में निगोशिएशन ऑफ सेटलमेंट के अंदर बातें की हो, यार अच्छा इतने पैसे ले लेते हैं, इतना ये कर लेते हैं, ये जो negotiation for a settlement agreement है between these two parties in the mediation, that is protected by the without prejudice rule, that whatever they say in the negotiation of a settlement cannot be used anywhere else. ये बहुत सारे केसेस यहाँ पे मैंने ऐड किए, कट्स वर्सेस हेड, ब्राउन एंड राइस, फार्मासिस्ट केस, बड़े लैंडमार्क केसेस हैं 2005, 6, 10, 2013 रीसेंट जजमेंट्स हैं यूके की सुप्रीम कोर्ट की, कोर्ट ऑफ अपील की, जिसमें विदाउट प्रेजुडिस रूल के बारे में एक्सेप्शंस और की डेफिनेशंस दी गई है. जब मैं आपके साथ ये स्लाइड शेयर करूंगा तो आप इसको और डिटेल में भी देख सकते हैं. सो द ऑपरेशन ऑफ without prejudice rule is that the rule is that anything you say or write in a written statement in mediation which is for the purpose of reaching a settlement or negotiating a settlement, that cannot be used anywhere else. It is completely a protected information. It can't be subsequently be used in the courts. So ये एक ऐसा प्रिंसिपल है जो आपने दिमाग में रखना है एज मीडिएटर्स, एज लॉयर्स, कि आप वो बात जो मीडिएशन के अंदर सेटलमेंट एग्रीमेंट को निगोशिएट करने के लिए की गई है वो विदाउट प्रेजुडिस रूल के अंदर आ जाती है और इसको कहीं बाहर और नहीं बोला जा सकता. However, there are circumstances जहां पे ये विदाउट प्रेजुडिस रूल को ओवरराइड किया जा सकता है, जहां इसकी एक्सेप्शन मिल सकती है और कोर्ट में ये रिटन एविडेंस जो आपने मीडिएशन में इस्तेमाल किया, जो ओरल एविडेंस है, इसको आप कोर्ट में इस्तेमाल कर सकते हो इफ देयर इज अ सब्सिक्वेंट डिस्प्यूट ओवर द सेटलमेंट एग्रीमेंट. या कोई सेटलमेंट एग्रीमेंट नहीं रीच हुआ, अनसक्सेसफुल था, पर आप एक नेगोशिएशन कर रहे थे मीडिएशन में, इट वाज अनसक्सेसफुल एंड नाउ यू आर इन द कोर्ट्स, यू कांट से इसने तो मुझे मीडिएशन में ये ऑफर दी थी. नहीं हो सकता, वो विदाउट प्रेजुडिस रूल के अंदर आती. So even अगर successful mediation हो या unsuccessful mediation हो, the without prejudice rule exists, and you can't use all those oral and written statements which were done to negotiate a settlement agreement in the courts. However, there are certain circumstances where it can be overridden. For example, the first one is जहां जो पार्टीज है वो बिलीव करती है कि उनके साथ फ्रॉड या मिसरिप्रेजेंटेशन हुई है while negotiating the settlement agreement, या जो सेटलमेंट अग्रीमेंट है वो फ्रॉडुलेंट है या मिसरिप्रेजेंटेड है. तो in that circumstance you can discuss the things that were said or done in negotiating that settlement agreement in the courts. जब पार्टीज एक ये कोर्ट में कहती है कि भाई ये सेटलमेंट अग्रीमेंट रीच करते हुए मेरे साथ फ्रॉडुलेंट बातें की गई है, जिसको मिसरिप्रेजेंटेशन जो हम जनरली कॉन्ट्रैक्ट लॉ में पढ़ते, false statement of fact or law which induces the person to enter into a contract, ऐसी झूठी मिसरिप्रेजेंटेड बातें सेटलमेंट एग्रीमेंट की नेगोशिएशन में की, जिसकी वजह से उसने सेटलमेंट एग्रीमेंट बना लिया, बट नाउ ही फाइंड्स आउट दैट ही वाज a lot of information, a lot of facts were being misrepresented by the other party. So in that circumstance, you can use all this information that were said or done in the mediation negotiation in the courts. इसके अलावा अगर कोई एविडेंस ऑफ अनड्यू इन्फ्लुएंस है, जिसको इकोनॉमिक ड्यूरेस भी कहते हैं, एक पार्टी ये कहती है कि भाई ये सेटलमेंट एग्रीमेंट निगोशिएट करते हुए या रीच करते हुए मैं इकोनॉमिक ड्यूरेस के अंदर था. आप में से जो कॉन्ट्रैक्ट लॉ पढ़ चुका है शायद उनको इकोनॉमिक ड्यूरेस के बारे में पता हो कि भाई आपको इस तरह की सिचुएशन में डाल दिया था कि आप ना नहीं कह सकते थे. तो वो एक इकोनॉमिक ड्यूरेस बन जाता है. जैसे वो एक केस हमारे पास क्या लैंडमार्क है स्टिल्क वर्सेस मायरिक का, जिसमें उसने बीच में शिप रोक के कहा जो सीमैन थे कि भाई हमें जब तक एक्स्ट्रा पैसे नहीं दोगे हम आगे नहीं जाएंगे. तो एक्स्ट्रा पैसे उन्होंने दे दिए, एक्स्ट्रा पैसे देने की प्रॉमिस किए, बिकॉज उनके पास कोई और ऑप्शन नहीं था कैप्टन के पास, वो उधर बीच सी में नहीं खड़े हो सकते थे.
तो ये इनकी निगोशिएशन हो गई, सेटलमेंट रीच हो गया शिप के अंदर कि भाई हम आपको एक्स्ट्रा पैसे दे देंगे. अब नाउ one of the parties can go to the court and say that I was put under an economic duress. तो कोर्ट जो सारे ओरल रिटन स्टेटमेंट्स हैं उनको टेक इनटू अकाउंट करके ये डिसाइड कर सकता है क्या इकोनॉमिक ड्यूरेस या अनड्यू इन्फ्लुएंस हुआ या नहीं हुआ. इसी तरह सिमिलरली जो विदाउट प्रेजुडिस रूल है ये वेव भी किया जा सकता है, हटाया भी जा सकता है अगर पार्टीज लेट सपोज. मीडिएशन की खूबसूरती ये है कि ये आपके हिसाब से चलेगी. पार्टीज जो चाहती है वो होगा. अगर आप चाहते हो कि भाई हम जो बात करें उसमें से कोई भी कॉन्फिडेंशियल ना रहे, सारी इंफॉर्मेशन ओपन हो, हम कल कोर्ट में जाके इस्तेमाल करना चाहे हम करें, प्लीज डू इट. देयर इज नो वरीज अबाउट दैट. बट जनरली इन द अग्रीमेंट टू मीडिएशन, याद रखें हम ये बात करेंगे इसके सारे प्रोसेस के बारे में कि जब आप मीडिएशन के बारे में सोचते हो और आप अपने क्लाइंट को एडवाइस करोगे कि लेट्स डू मीडिएशन और आपका क्लाइंट मान जाता है तो फिर आप दूसरी पार्टी को भी परसुएड करते हो यार आ जाओ लेट्स डू मीडिएशन. सो जब आप दोनों पार्टीज अग्री कर लेते हो फिर आप एक कॉन्ट्रैक्ट बनाते हो जिसको हम कहते हैं अग्रीमेंट टू मीडिएट. दिस इज नॉट द सेटलमेंट अग्रीमेंट, दिस इज द अग्रीमेंट टू मीडिएट. आओ मीडिएशन करते हैं. उस अग्रीमेंट टू मीडिएशन के अंदर सारी टर्म्स लिखी होती है. भाई जगह कौन सी होगी, कहाँ मीडिएशन करेंगे, मीडिएशन किस दिन होगी, मीडिएशन के टर्म्स क्या होंगी. कुछ टर्म्स एक्सप्रेस होती हैं, कुछ इम्प्लाइड होती है. सो विदाउट प्रेजुडिस रूल अगर आपने नहीं भी डाला तब भी ये इम्प्लाइडली एग्जिस्ट करेगा. इसी तरह कॉन्फिडेंशियलिटी अगर आपने एक्सप्रेसली नहीं लिखा फिर भी एग्जिस्ट करेगा. ये इम्प्लाइड टर्म्स हैं अग्रीमेंट टू मीडिएट के अंदर. ये दोनों बड़ी इंपॉर्टेंट चीज है. बट उसके अलावा आप अग्रीमेंट टू मीडिएट में जो ऐड करना चाहते हो, भाई हम रात के 2 बजे मीडिएशन करेंगे, कर लो, कोई मसला नहीं है. हम क्वेटा चाय कैफे में बैठ के मीडिएशन करेंगे, बिल्कुल करो. ये मैं कोर्ट नेक्स्ट मीडिएशन की बात नहीं कर रहा प्लीज, क्योंकि वो कोर्ट नेक्स्ट मीडिएशन सेंटर्स में ही होती है. बट अगर मेरा अब्बास का आलिया का डिस्प्यूट है और हम ये दोनों डिसाइड कर लेते हैं कि मैं मीडिएटर बनूंगा और ये दोनों जो पार्टीज हैं ये कोयटा कैफे के अंदर बैठ के मीडिएशन को हल करना चाहते हैं, तो व्हाई नॉट, प्लीज डू इट. Do whatever you want. It's a voluntary process and you decide the terms of the mediation. So you can waive this requirement as well कि भाई without prejudice rule को हम हटा दें. जो भी हम negotiation settlement के अंदर बातें करेंगे उसको कल कोर्ट में भी इस्तेमाल किया जा सकता है. If the parties want that, please do that. इसी तरह things said or done, oral written statements that were made in terms of negotiating a settlement can be used in the courts to ascertain whether a binding settlement was reached or not. So, कभी-कभी settlement agreement हुआ है इनके बीच में, नहीं हुआ, ये भी सवाल एक बड़ा पैदा हो जाता है. इसी तरह जनरली सेटलमेंट अग्रीमेंट तो रिटन होता है, पर अगर रिटन नहीं है और फॉर एग्जांपल मीडिएशन के आखिर के अंदर मैंने दूसरी पार्टी को कहा, मैं एक पार्टी हूं, मैं दूसरी पार्टी को कहा यार 1 करोड़ दे देता हूं, बात खत्म करो, और उसने कहा मुझे कल तक का टाइम दो, मैं आपको बताता हूं इसके बारे में. अब कल तक का टाइम उसने लेके मुझे मैसेज कर दिया कि यार अच्छा चलो ठीक है, आई एग्री. इज अ बाइंडिंग सेटलमेंट रीच्ड बिटवीन द पार्टीज बिकॉज दिस इज अ कॉन्ट्रैक्ट. क्या ये बाइंडिंग सेटलमेंट रीच हुई है? ये बड़ा डिपेंड करता है आपके अग्रीमेंट टू मीडिएट के ऊपर भी. जो अग्रीमेंट आपने शुरू में बनाया था उसके अंदर अगर आपने लिखा था कि सिर्फ और सिर्फ रिटन सेटलमेंट ही बाइंडिंग होगा तो फिर ओरल सेटलमेंट्स बाइंडिंग नहीं हो सकते. पर वो सेटलमेंट बाइंडिंग है या नहीं और आपके टर्म, आपकी अग्रीमेंट के अंदर अगर ये टर्म एब्सेंट है बताने के लिए कि क्या रिटन होना चाहिए, ओरल होना चाहिए, देन द कोर्ट्स कैन लुक एट योर कंडक्ट, द थिंग्स यू सेड in the mediation negotiation to find out whether a settlement was reached or not. इसी तरह जैसे मैंने अभी शुरू में बताया था कि कभी-कभी आपकी वो जो negotiations हैं towards a settlement, that can also be used in the courts in order to interpret the agreement. So आपकी जो settlement agreement, let's suppose successful mediation होगी, आपने settlement agreement बना लिया, उसकी interpretation के लिए dispute आ गया. आप कह रहे हो भाई मेरा तो इससे मतलब ये था, वो कह रहा है मेरा मतलब तो ये था. So court now can look at the negotiation that happened in the mediation to construe
to interpret the settlement agreement. यार इस clause से क्या मतलब है, चलो आओ हम देख लेते हैं इसको. So without prejudice rule is basically, again, I'm repeating myself, it's between the two parties में mediator का कोई लेना देना नहीं. एक पार्टी दूसरी पार्टी के साथ जब settlement agreement negotiate कर रही है, in the mediation, this without prejudice rule is protecting both the parties, that they can't use anything that they said or done in the negotiation of the settlement agreement anywhere outside the courts. इन दोनों के बीच में confidentiality और without prejudice rule के बीच में फर्क क्या है? Without prejudice rule only relates to the oral and written statements which are specific to settlement of negotiation. So mediation में तो बहुत सारी बातें की होती है ना, उनमें से वो बातें जो सिर्फ और सिर्फ स्पेसिफिक है टू सेटलमेंट ऑफ नेगोशिएशन, सिर्फ वो विदाउट प्रेजुडिस रूल की प्रोटेक्शन में आती है. सो कॉन्फिडेंशियलिटी ऑन द अदर हैंड क्या है? ऑन द अदर हैंड कॉन्फिडेंशियलिटी इज ब्रॉडर इन स्कोप एंड दिस बाइंड्स द पार्टीज एंड द मीडिएटर. तो ये कॉन्फिडेंशियलिटी मीडिएटर ने भी इसके साथ अबाइड करना है. So ये broader in scope है कि anything that is said and all mediation communication, इसके अंदर pre-mediation communication भी है, इसमें persuading the other parties to do mediation. For example, मेरा वकील आपके वकील को कह रहा है कि यार आओ mediation कर लेते हैं, और इसके लिए जो उसने आपको communications किए वो भी protected है confidentiality के अंदर. अब ये नहीं कोर्ट में जाके इस्तेमाल कर सकते कि यार इसने मुझे नोटिस भेजा था मीडिएशन का, और उस मीडिएशन नोटिस में इसने ये सारी बातें लिखी है, तो देखो इसने तो इतराफ कर लिया है. नहीं, वो बड़ा प्रोटेक्टेड एक डॉक्यूमेंट है, वो कम्युनिकेशन कोर्ट में इस्तेमाल नहीं हो सकती. सो प्री मीडिएशन नेगोशिएशंस, मीडिएशन नेगोशिएशन, मीडिएशन कम्युनिकेशंस, क्या कहते हैं, the pre-mediation negotiation for persuading the other party to join mediation, these are all protected communications, and confidentiality has a broader scope. पूरे के पूरे ये pre-mediation, mediation और post-mediation को भी protect करता है. तो सब communication जो इस bit के अंदर की गई होगी वो सारी की सारी confidentiality के जुमरे में आती है. जी अली. सर जो विदाउट प्रेजुडिस रूल की बात हो रही है, तो ये तो हम इमिग्रेशन में पढ़ रहे हैं, लेकिन ये इमिग्रेशन वगैरह में भी यूज होता है? सॉरी, किस में हो जाए सर? इमिग्रेशन में सर. इमिग्रेशन में सर, इमिग्रेशन लॉ में, मतलब अगर आप इसके एम्बेसी में जाते हैं वो आपकी कुछ रिजेक्ट कर देते हैं और ऊपर लिख देते हैं विदाउट प्रेजुडिस. हाँ जी, तो वो नहीं इस्तेमाल. जनरली ये बड़ा लीगल वर्ड है और बहुत सारी जगह पे आप लिखा हुआ देखते हो. The without prejudice means this is a protected information, जिसको कहीं और जगह आप इस्तेमाल नहीं कर सकते. तो मीडिएशन में भी यही इस्तेमाल होता है. आप जैसे इमिग्रेशन की बात कर रहे हो, बिल्कुल उसमें भी होता है. सो कॉन्फिडेंशियलिटी और विदाउट प्रेजुडिस के बीच में फर्क थोड़ा सा क्लियर करें. विदाउट प्रेजुडिस ओनली एंड ओनली अप्लाइज टू द negotiations that were done to reach a settlement that is protected under without prejudice rule, and all broader mediation communications are all protected under the principle of confidentiality, and this has to be abided by the mediator, the parties, and the lawyers sitting in the mediation. इन सब लोगों को इस confidentiality की क्या कहते पासदारी करनी है, and अगर नहीं किया तो ये ब्रीच ऑफ कॉन्फिडेंशियलिटी हो जाएगी, ब्रीच ऑफ प्राइवेसी हो जाएगी, और जिसपे एक अलग से आपके खिलाफ सूट भी फाइल हो सकता है. However, there are certain circumstances जिसपे कॉन्फिडेंशियलिटी को भी ओवरराइड किया जाए. एक्सेप्शंस हैं, जैसे मीडिएशन के अंदर लेट सपोज एक बंदा इतराफ कर लेता है कि यार मैंने तो कोई जुर्म किया हुआ है, या मैंने कोई फ्रॉड किया हुआ है, या मैंने फॉर एग्जांपल एक प्राइवेट मीटिंग हुई. मैंने कल भी मीडिएशन में बताया था, मीडिएशन में जॉइंट मीटिंग्स होती है और फिर उसके अंदर प्राइवेट मीटिंग्स भी होती है. मीडिएटर एक पार्टी के साथ अलग बैठ के भी बात कर सकता है, और मीडिएटर दोनों पार्टीज के साथ मिलकर भी बात करता है. लेट सपोज एक मीडिएटर एक पार्टी को लेकर कमरे में गया और उसके साथ बातें कर रहा था, और एक पार्टी ने एतराफ कर लिया कि मैंने तो अभी कुछ वक्त पहले एक जुर्म कमिट किया है, फ्रॉड किया है, या मैंने किसी के पैसे खाए. अगर कोई क्रिमिनल एक्टिविटी का एतराफ मीडिएशन के अंदर हो जाए तो ये फिर एक एक्सेप्शन है
कि वो मीडिएटर कोर्ट में जाके बता सकते हैं यार इस बंदे ने जुर्म किया। सो जनरली आप को मैं ये I would give you this suggestion that as mediator, in the starting of the mediation, in your opening statement, सबसे पहले opening statements होती है, phases में हम बात करेंगे इसके process में, अपने opening statement के अंदर mediator को ये बता देना चाहिए भाई ऐसी कोई बात मत करना क्योंकि ये कुछ exceptions भी हैं जहाँ पे ये चीज बाहर इस्तेमाल हो सकती है। कभी कभी पार्टीज को नहीं पता होता और उनको लगता है यार मैं इधर कुछ भी बात कर सकता हूँ, बाहर कोई भी चीज यूज नहीं हो सकती। नो, देयर आर सर्टेन एक्सेप्शंस एंड दैट्स व्हाई ये जनरली आप लोगों का एज लॉयर्स भी काम है कि अपने क्लाइंट को, फॉर एग्जांपल आप मीडिएटर नहीं हो पर आप अपने क्लाइंट के साथ मीडिएशन में गए हो एज लॉयर, अपने लॉयर को पहले अपने क्लाइंट को पहले प्रिपेयर करो, खुदारा कोई ऐसी बात मत करना जो इन एक्सेप्शंस में आ जाए, कोई ऐसी बात मत करना विच इज अ थ्रेट टू द लाइफ ऑफ सेफ्टी ऑफ अदर पर्सन, और जो पब्लिक इंटरेस्ट की बात हो वो तो बाहर चली जाएगी। इकोनॉमिक ड्यूरेस में मत डालना, कोई ऐसी बात मत करना विच इज allowed by the law to be disclosed, या कोई ऐसी बात जिसके अंदर क्रिमिनल एक्टिविटी का एतराफ हो, खुदारा मत करना। ये आपका एज लॉयर काम है अपने क्लाइंट को प्रिपेयर करना मीडिएशन के अंदर। तो इसके ऊपर एक डॉक्यूमेंट मैंने प्रिपेयर किया, वो भी आपके साथ शेयर करूंगा कि आपने अपने क्लाइंट की प्रेपरेशन कैसे करनी है। मैंने अगेन आपको कल भी बताया कि यू आर नॉट जस्ट द only career option for you is not to become a mediator. Just work as lawyers. आपके पास क्लाइंट आएगा, आप उस क्लाइंट को कहोगे मीडिएशन करते हैं, आप उस क्लाइंट के साथ मीडिएशन में जाओगे, आपको आपकी फीस मिलेगी, डोंट वरी अबाउट दैट। मीडिएटर आप दोनों पार्टीज मिलके सेलेक्ट करोगे, वो कोर्ट की तरफ से भी मीडिएटर हो सकता है, पर आप एज लॉयर अपने क्लाइंट के साथ जाओगे तो उसकी प्रेपरेशन जिस तरह आपने कोर्ट के लिए करनी होती है उस तरह मीडिएशन के लिए भी करनी है कि भाई ऐसी ऐसी बातें मत करना, या जो अगर किसी चीज के बारे में अनश्योर हो मुझसे कान में पूछो, आपके साथ बैठा होता है वो आपका लॉयर क्या कहते क्लाइंट के साथ। सो क्लाइंट जनरली सारी बातें वकील से पूछ पूछ के करता है, यार क्या करें, कोई ऑफर देनी है कोई नहीं देनी, या अगर कोई बात का जवाब उसको नहीं आ रहा तो वो कह देता है माय लॉयर मिस्टर अली विल आंसर दिस क्वेश्चन। सो लॉयर का बड़ा एक इम्पोर्टेंट रोल है मीडिएशन में, और आपकी ग्रिप मीडिएटर से भी ज्यादा अच्छी होनी चाहिए मीडिएशन के बारे में। सो आपने एक्सप्लॉइट नहीं करना, बट यू मस्ट नो एग्जैक्टली हाउ मीडिएशन वर्क एज लॉयर्स। ठीक है, तो आप एज ए लॉयर आपने मीडिएशन में हो सकता है आप बहुत सारी मर्तबा जाओगे। तो ये कुछ ऐसे फैक्टर्स हैं जिसके अंदर ओवरराइड कर दिया जाएगा कॉन्फिडेंशियलिटी के प्रिंसिपल को, और जो बातें जो कम्युनिकेशन की गई होगी वो फिर अलाउ कर दी जाएगी कि वो कोर्ट में इस्तेमाल हो सकती है। जी आयला। सर एक मिनट पीछे वाली साइड पे जाएं। सॉरी, पीछे वाली साइड पे एक बार जाएं। जी सर पब्लिक इंटरेस्ट और क्लेम अगेंस्ट द लॉयर और या मीडिएटर, इसकी कोई एग्जांपल्स दे सकते हैं? अच्छा जी, मैं ये दो चीजें रहेगी इन टर्म्स ऑफ क्लेम्स ऑफ मीडिएटर एंड क्लेम्स अगेंस्ट लॉयर। सो मैंने जैसे बताया लॉयर भी बैठा होगा और मीडिएटर भी होगा, बट एज अ पार्टीज इफ यू बिलीव कि ये मीडिएटर बिका हुआ था या मीडिएटर ने एक पार्टी की को ज्यादा फेवर किया, और जनरली कोर्ट एंड एक्स मीडिएशन में ज्यादा होता है कि आपको लगता है ये पार्शल था और बायसेस क्रिएट हुए हुए थे इसके, और आपको उनके एक्शंस के ऊपर शक है, आपको ये लगता है कि उन्होंने आपकी इंफॉर्मेशन दूसरे को दे दी है। फॉर एग्जांपल आपने, मीडिएटर ने तो कॉन्फिडेंशियलिटी को मेंटेन करना है ना, जो आपने बात करनी है वो मीडिएटर दूसरी पार्टी को भी जाके नहीं कह सकता। बट इफ यू फील लाइक कि आपने एक बड़ी इंपॉर्टेंट फैक्ट मीडिएटर के साथ शेयर किया है जो मीडिएटर ने दूसरी पार्टी को जाके बता दिया है, और उसने नाउ द अदर पार्टी हैज समथिंग वेरी स्ट्रांग अगेंस्ट यू, यू कैन सू द मीडिएटर एज वेल। और वहां पे फिर कोर्ट उन सारे सर्कमस्टांसेस को कोर्ट देखेगा जो मीडिएशन में हुई है टू ब्रिंग अ क्लेम अगेंस्ट द मीडिएटर, एंड द सेम गोज फॉर लॉयर्स एज वेल इन द मीडिएशन क्लेम। जहां पब्लिक इंटरेस्ट की बात है, ये पब्लिक इंटरेस्ट वाली circumstance के अंदर anything that is against the interest of the public, for example criminal activities हो गई, in terms of protection of children हो गए, ये ऐसी चीजें जो पब्लिक इंटरेस्ट के अंदर होती है। सो एक फॉर एग्जांपल एक फैमिली डिस्प्यूट है जिसके अंदर कुछ
ऐसी बातें कर दी गई है जो बच्चे के इंटरेस्ट के लिए बहुत हार्मफुल है, और आपको लगता है कि एज अ मीडिएटर या एज द अपोजिंग पार्टी कि मुझे कोर्ट को बताना चाहिए, मुझे स्टे लेना चाहिए इसके ऊपर, क्योंकि ये पब्लिक बच्चे के मफाद के लिए बहुत बुरा है. सो यू कैन ऑल्सो यूज द थिंग्स दैट वाज सेड इन द मीडिएशन टू override the principle of confidentiality. Yes, Amima. सर आप लास्ट एक्सेप्शन थोड़ी सी एक्सप्लेन कर देंगे? जी, the information needed for the settlement costs. जो सेटलमेंट कॉस्ट होती है ये भी मीडिएशन अग्रीमेंट के अंदर आप लिखते हो और फिर आपकी सेटलमेंट अग्रीमेंट के अंदर भी होती है. फॉर एग्जाम्पल, द सेटलमेंट अग्रीमेंट विल जनरली हैव दिस थिंग कि जो कॉस्ट्स हैं वो कौन बेयर करेगा. इसी तरह अग्रीमेंट टू मीडिएशन भी जो होती है उसके अंदर भी लिखी होती है बात कि यार हमने जो मीडिएटर इस्तेमाल किया है, इस मीडिएटर को इस्तेमाल करने की कॉस्ट कौन अबाइड करे. जनरली इट्स 50-50, हमेशा दोनों पार्टीज आधे आधे पैसे देती हैं इस मीडिएटर के. और जब सेटलमेंट अग्रीमेंट रीच हो जाता है, उस सेटल और सक्सेसफुल है या अनसक्सेसफुल आपकी मीडिएशन है, समटाइम्स द थिंग्स दैट वर सेड और डन इन द मीडिएशन can subsequently be used in the courts for the courts to analyze the cost, जो basically damages हैं. अगर लेट सपोज आपकी मीडिएशन अनसक्सेसफुल हुई है, आप कोर्ट चले गए हो और आप कोर्ट के अंदर जीत जाते हो, and the courts are now awarding damages to you, और दूसरे बंदे के ऊपर वो बेसिकली पेनल्टी डाल रहे हैं. अब उस पेनल्टीज या जो कॉस्ट्स हैं जो दूसरी पार्टी बेयर कर रही है, और वो उसके अंदर दूसरी पार्टी का कितना हाथ है. फॉर एग्जांपल, मीडिएशन के अंदर अगर आप, और ये जनरली यूके के अंदर ज्यादा होता है कि इफ यू वर वेरी रिजिड इन मीडिएशन और आपने जानबूझ के मीडिएशन के अंदर चीजों को डिले किया है, आप जानबूझ के मीडिएशन में आए इसलिए थे ताकि दूसरे का जो नुकसान है वो और ज्यादा होता जाए, तो फिर कॉस्ट्स को क्या क्वांटिफाई करने के लिए उन मीडिएशन के सर्कमस्टांसेस को देखे जा सकते हैं व्हेन द कोर्ट्स आर अवॉर्डिंग डैमेजेस. एंड दिस इज दिस आई वुड से द सर्कमस्टांस जहां वो इंफॉर्मेशन इस्तेमाल की जा सकती है डैमेजेस को क्वांटिफाई करने के लिए सब्सिक्वेंटली इन द कोर्ट्स. ऑलराइट सर, थैंक यू. You're welcome. Now we're going to move on to an important aspect, which is the conflict analysis tools, जिसके बारे में मैंने बात की थी कि हमें as mediators, even as lawyers, and non-mediators, non-lawyers के अलावा भी जितने भी लोग हैं उनको ये conflict analysis tools आने चाहिए. अगर आपने कभी एक प्याज देखा हो, अनियन देखा हो, और अनियन को आपने अगर बीच से काटा हो तो देखोगे कि उसके अंदर बहुत ज्यादा सर्कल्स होते हैं. अनियंस एक लेयर उतारोगे उसके अंदर एक और आएगी, फिर उसको उतारोगे फिर एक और आएगी, और उतारते उतारते आखिर में एक छोटा सा बॉल, एक छोटी सी चीज रह जाएगी. वो जो छोटी सी चीज है ना, वो उस पार्टी की नीड्स हैं. और आपका काम एज मीडिएटर, एज लॉयर्स, एज कॉन्फ्लिक्ट रेजोल्यूशन मैनेजर ये है कि आप उन अनियंस को उखाड़ते रहो, उसको पील करते रहो, और फिर आखिर उस बॉल तक पहुंचो जो उन पार्टीज की नीड्स है. जनरली इन अ मीडिएशन इफ यू आर यूजिंग द अनियन टूल, तो आपको अपने पास दो अनियंस बनाने चाहिए. मैंने एक एग्जांपल के तौर पे एक यहाँ पे ड्रॉ की है. सॉरी, तो ये ब्लर हुआ है, जस्ट गिव मी अ सेकंड. Very rough diagram that I drew. Okay. बहुत रफ डायग्राम है, आई अंडरस्टैंड, बट ये नीड्स हैं, ये इंटरेस्ट है, ये पोजीशंस हैं, ये रिलेशंस है, ये हिस्ट्री है, ये पूरा एक अनियन है. आप जनरली यहाँ से स्टार्ट होते हो और आपने फिर इन सब चीजों को उखाड़ उखाड़ के यहाँ तक पहुंचना है. जनरली आपके पास दो अनियंस होने चाहिए एक पेपर पे व्हेन डूइंग अ मीडिएशन. एक पार्टी के लिए एक अनियन डायग्राम बनाओ, दूसरी पार्टी के लिए दूसरा अनियन डायग्राम बनाओ, और दोनों पार्टीज के
पहले हिस्ट्री जानो, उनके रिलेशंस जानो, उनकी पोजीशन जानो, उनके इंटरेस्ट जानो, तब जाके नीड मिलेगा। और दोनों पार्टीज के लिए ये डायग्राम्स बना के आप उनकी हिस्ट्री, रिलेशंस, पोजीशंस, इंटरेस्ट, गोल्स, नीड्स लिखते जाओगे। ये डायग्राम्स जब आप अपने पास बना लोगे, और अभी आगे आपको इस डायग्राम्स को यहाँ स्लाइड में भी नजर आएगी ये, that it's the best and the wonderful tool to analyze the party's needs, positions and interests। कि आपके दिमाग में ना एक पिक्चर क्रिएट कर देती है, और जैसे ही आप नेगोशिएशंस हो रही हैं, पार्टीज अपनी स्टोरीज आपके साथ शेयर कर रही है, तो आपने उनके साथ बात करते करते ये डायग्राम्स बनाते रहना है, और एक एक करके सवाल पूछना है आपने उससे, एक एक करके पूछना है। सवाल कभी भी एक साथ सारे नहीं पूछने चाहिए, या मैंने ये पॉइंट लिखा है, आस्क वन क्वेश्चन एट अ टाइम। ये नहीं कि आप 4-5 सवाल उनसे पूछ लो, कहोगे आप जवाब दे दो। हमने कल एक एक्सरसाइज भी की स्टोरी टेलिंग की, जिसमें एक बात मैंने की, फिर सबने अपना अपना एक फ्रेज ऐड किया उसके अंदर। वो एक एक्टिव लिसनिंग की एक्सरसाइज है कि आप एक्टिवली सुनने की आदत रखो, फोकस्ड हियरिंग रखो, ताकि आपको दोनों पार्टीज के नीड्स और इंटरेस्ट सुनाई दे रहे हो। ये ढूंढनी पड़ती है, पार्टीज अपनी तरफ से सिर्फ पोजीशंस बताती है, वो कभी नीड्स नहीं बताती, वो इंटरेस्ट नहीं बताती, बड़ी रिजिड होती हैं पार्टीज। और इसीलिए एक बुरा मीडिएटर पहले ही आके फंस जाएगा, क्योंकि वो कहेगा यार अच्छा व्हाट डू यू वांट, कहेगा आई वांट दिस, वो कहेगा व्हाट डू यू वांट, वो कहेगा आई वांट दिस। वो बात फंस जाएगी, क्योंकि दोनों अलग अलग चीजें मांग रहे हैं। वो कहेगा, और अब आप सोचोगे यार मैं क्या करूं, ये तो दोनों बड़े स्ट्रिक्ट हुए, वो कह रहे हैं मुझे 10 चाहिए, वो कह रहे हैं मुझे 20 चाहिए। अब इसका तरीका ये नहीं कि आप कह दो अच्छा चलो आधा आधा कर लो, 15 कर लो, तो दोनों जीत जाओगे। दिस इज नॉट द राइट सोल्यूशन। You need to ask why does he want 10? You need to ask why does he want 20? कल वो ऑरेंज वाली एग्जांपल हमने ली कि ऑरेंजेस, दो भाई लड़ रहे थे, उसको आधा कर दिया, दो भाई के बीच में बांट दिया, हमने कहा बड़ा अच्छा सोल्यूशन हो गया। बट नो, दैट वाज अ बैड सोल्यूशन, बिकॉज आपको एक्टिवली उनकी स्टोरी सुननी, उनकी हिस्ट्री सुननी है, पहले उनका रिलेशन पता करना है, उनकी पोजीशन ढूंढनी है, उसके बाद उनका इंटरेस्ट पता करना है, तब जाके उनकी नीड मिलेगी आपको। और नीड क्या थी कि एक पार्टी ऑरेंज खाना चाह रहा था और दूसरा उसका छिलका गार्निशिंग के लिए यूज करना चाह रहा था, पर हमने तो आधा आधा कर दिया उनके लिए। बेहतर क्या सोल्यूशन था कि पूरा छिलका एक को दे देते, पूरा कीनू दूसरे को दे देते। ये बेस्ट सोल्यूशन था। बट ये बेस्ट सोल्यूशन आपको कब मिलेगा, जब आप अंडरलाइंग इंटरेस्ट पार्टीज के ढूंढने की कोशिश करेंगे। अब इसको ढूंढने के लिए टूल्स हैं हमारे पास, बड़े कमाल कमाल के टूल्स हैं, और वो टूल्स हैं अनियन, आइसबर्ग्स, एस्केलेटर्स, एबीसी डायग्राम्स। ये चारों चीजें आपने याद करनी है, और इन चारों में से कोई भी टूल आप यूज कर सकते हो। हम एक एक करके इन टूल्स को देखेंगे। आपके लिए कोई कंपल्शन नहीं है कि आप इनमें से कोई ये चारों को यूज करो। The one you feel fit, you can use those. I personally like the onion diagram. A lot of people like the escalator diagrams. ये बड़ी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये एस्केलेशन दिखाती है, और क्या स्टेजेस ऑफ एस्केलेशन दिखाती है। इफ आई कैन जस्ट शो यू फॉर अ बिट, ये एस्केलेशन डायग्राम है। शायद थोड़ा सा छोटा नजर आ रहा हो, बट ये एस्केलेशन डायग्राम के अंदर पार्टीज आहिस्ता आहिस्ते अपने रिलेशन को खराब कर रही होती है, फिर बहुत खराब हो रहे होते हैं, और फिर एक ये क्राइसिस पॉइंट आता है, ऐसा पॉइंट जिसमें वो एक दूसरे को मार देना चाहते हैं, और फिर एक डी एस्केलेशन पॉइंट आता है। आपका काम है कि ये डायग्राम बनाओ, और ये डायग्राम का ट्रेंड पता करो। ये जो डायग्राम आप देख रहे हो, ये एक दफा नहीं चलती है, बार बार इस तरह चलती रहती है। एस्केलेशन पॉइंट्स आते हैं, फिर डी एस्केलेशन पॉइंट्स आते हैं, फिर एस्केलेशन पॉइंट्स आते हैं, फिर, और ये चलता रहता है, फिर क्राइसिस पॉइंट आते हैं। पार्टीज कंप्लीटली इस सर्कल से गुजरती रहती है। आप उनके पिछली डी एस्केलेशन को देख सकते हो, उनके क्राइसिस पॉइंट्स को देख सकते हो, पता लग सकते हो कि क्या चीज एस्केलेट करती है इनको, क्या चीज डी एस्केलेट करती है इनको, क्या चीज इनको क्राइसिस पे लेके आती है, और फिर आप उसके थ्रू रेजोल्यूशन ढूंढने की कोशिश करते हो। तो ये भी एक टूल है जो लोग इस्तेमाल करते हैं। वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट दैट। इसकी डिटेल स्लाइड्स भी आपको मिलेगी, सो यू कैन
मैं चाहूंगा कि आप उसको आज ही देखो, थोड़ा सा पढ़ो उसको, बिकॉज हमारे पास टाइम इतना शॉर्ट होता है कि हम बहुत सारी चीज़ों की कंप्लीट डिटेल में नहीं जा सकते, क्योंकि ये चीज़ फॉर एग्जांपल कॉन्फ्लिक्ट टूल्स को पढ़ाने के अंदर मुझे शायद महीना भी लग सकता है। तो एक ऐसी चीज़ है जो मैं चाहूंगा, क्योंकि आप लोग अब छोटे बच्चे नहीं हो कि मैं आपको कहूँ कि यह सारा कुछ मैं आपको स्पून फीड कर दूंगा, बट यू नीड टू बी अ लिटिल प्रोएक्टिव। आप खुद यहाँ पे वॉलंटरी आए हो, मैं आपको नहीं खींच के लाया, आप आए हो खुद सीखने के लिए, तो कोशिश करो कि आप इसके अंदर जितना सीख सको खुद तो वो करना, क्योंकि आखिर के अंदर वी आर गोइंग टू हैव एन असेसमेंट ऑन डे 5 विच इज फ्राइडे। तो उसके अंदर ये सारी आपसे चीजें पूछी जाएंगी, और वो अगर पास करोगे तभी जाके आपको सर्टिफिकेट मिलेगा। सो एक्टिवली सुनो मेरी बातों को, एंड इन चीजों को रीड भी करो ताकि वो असेसमेंट आप पास कर सकते। एक और जो बड़ी इंपॉर्टेंट बात है, सो इन सब टूल्स को एक एक करके देखते हैं, बट एक इंपॉर्टेंट बात ये है दैट एक्टिव लिसनिंग बहुत इंपॉर्टेंट है। ये नहीं कि आप मीडिएशन के अंदर जोन आउट हो गए, पार्टी बात कर रही थी, कहानी सुना रही थी, आप जोन आउट हो गए, आपको पता ही नहीं हुआ उसने क्या बातें की। सो यू नीड टू बी वेरी फोकस्ड, एक्टिव लिसनिंग करनी है आपने। एक सवाल एक टाइम पे पूछना है, उसका जवाब मिल जाए देन रेज योर सेकंड क्वेश्चन। अब मैं सवाल की भी टेक्निक्स बताता हूँ कि सवाल कैसे करते, वो हम उनको ओपन एंडेड और क्लोज एंडेड क्वेश्चंस कहते हैं। सवालों के अंदर कोई अजम्पशंस नहीं होनी चाहिए, यार ये तो फिर आपने इसलिए किया होगा, नहीं पूछना उससे ये कभी बात आपने अज्यूम नहीं करनी कोई बात कभी क्वेश्चन में। यू नीड टू बी वेरी कॉन्शियस अबाउट द क्वेश्चन दैट यू आस्क द पार्टीज। इट शुडंट हैव एन अजम्पशन, क्योंकि अजम्पशन अगर आपने की तो वो एक पार्टी को ये परसेप्शन शो करता है कि यार ये मीडिएटर तो मेरे बारे में ये सोच रहा है। यू डोंट हैव टू, यू शुडंट मेक एनी ऑफ द पार्टीज मेक फील एनीथिंग। The only thing you should make both the parties feel is that they are being heard, कि तो मैं सुन रहा हूं मैं बस। हमेशा ये दो टेक्निक्स आपने आखिर में याद करनी है, वो है यू स्टार्ट विद द ओपन एंडेड क्वेश्चंस एंड यू आखिर में आपने जो क्लोज एंडेड क्वेश्चंस है उसके ऊपर खत्म करना होता है। अब ये ओपन एंडेड क्वेश्चन क्लोज एंडेड क्वेश्चंस क्या है, इसको हम आगे नेक्स्ट स्लाइड के अंदर देखेंगे। मैंने जैसे बताया दैट एक्टिव लिसनिंग, इंटरेस्ट लेना उनकी बातों में बड़ा इंपॉर्टेंट है। मैं आप लोगों से सवाल पूछ रहा हूं, आप लोग मुझे जवाब देना, कोई भी जवाब दे सकता है। क्या आपको, इफ यू आर सेइंग समथिंग, इफ यू आर टॉकिंग समथिंग, अगर आप मुझे कोई स्टोरी सुना रहे हो, अपना इंटरेस्ट मुझे बता रहे हो, क्या उसको ठीक से एक्टिवली सुनने के लिए या उसमें इंटरेस्ट लेने के लिए क्या कंपलसरी है कि मुझे उस चीज के ऊपर नॉलेज हो तभी मैं उसमें इंटरेस्ट ले सकूं? यस और नो का कोई जवाब दो। नो सर। क्या अगर मुझे उसमें No, मुझे उसके अंदर अगर कोई यस। एक्सपर्टीज नहीं है, फॉर एग्जांपल मैं माहिर नहीं हूं, पर आपकी बात सुनने के अंदर इंटरेस्ट लेने के लिए क्या जरूरी है कि मेरे पास एक्सपर्टीज हो? या आप दूसरे को, यू कैन मेक द अदर पर्सन फील दैट दे आर बीइंग हर्ड बाय डूइंग समथिंग एल्स। फॉर दैट ये टेक्निक आपको मैं बता रहा हूं, और मीडिएशन के अंदर बड़ी इंपॉर्टेंट होती है। और वो टेक्निक ये है कि अगर आपको ये नहीं पता कि वो क्या एग्जैक्टली आपके पास वो एक्सपर्टीज नहीं है जिसके थ्रू आपको पता लगे कि यार ये एग्जैक्टली बात क्या कर रहा है, बट जस्ट टू मेक द अदर पार्टी फील दैट दे आर बीइंग हर्ड, विच इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट। क्योंकि नरमी लाने के लिए सबसे पहला काम ये है कि उसको फील करवाओ कि मैं आपको सुन रहा हूं। पार्टीज लड़ती क्यों है? क्योंकि वो आपस में बैठ के कंप्लीटली बात नहीं कर सकती होती, वो जहां दो लफ्ज बोलते वो लड़ पड़ते। तो ये फील करवाना कि भाई तुम अपनी पूरी बात करो दिल की, और मैं तुम्हें सुन रहा हूं, आई एम मेकिंग यू फील दैट यू आर बीइंग हर्ड। सो फॉर दैट एक छोटी सी वीडियो मैं दिखाना चाहूंगा आपको, जो आपको बताएगी, शो करेगी कि क्यों एक्टिव लिसनिंग, इंटरेस्ट लेना किस तरह सिचुएशन को बदल देता है। और आप लोगों ने प्लीज गौर से 2 मिनट की वीडियो उसको गौर से देखना है, और फिर अपना फीडबैक मुझे देना है कि आपको शुरू में वीडियो में क्या नजर आया, और फिर जब इमोशंस चेंज हुए तो वीडियो में क्या नजर आया। सबने, आई होप आप लोगों ने बिग बैंग थ्योरी देखा होगा, राइट? So this is a very funny aspect of Big Bang Theory, and I would want
कि इसको अब हम देख लें। ठीक है जी, प्लीज गौर से देखना है ताकि यू कैन टेल मी कि शुरू में इमोशंस क्या थे और फिर किस चीज ने इमोशंस को बदल दिए और उसमें फिर शेल्डन कैसा फील कर रहा था। ठीक है। First, there was PlayStation, aka PS1. Then there's PS2, PS3, and now PS4. And that makes sense. You'd think after Xbox, there'd be Xbox 2. But no. Next came Xbox 360. And now, after 360, comes Xbox One. Why one? Maybe that's how many seconds of thought they put into naming it. Can you get the butter, please? Yeah. However, with the Xbox One, I can control my entire entertainment system using voice commands. Up until now, I've had to use Leonard. Then get the other one. Pass the butter. Hang on. I don't feel like you're taking this dilemma seriously. Fine, Sheldon. You have my undivided attention. Okay, now, the PS4 is more angular and sleek looking. No way! It's true. But the larger size of the Xbox One may keep it from overheating. You wouldn't want your gaming system to overheat? No, well, you absolutely would not. And furthermore, the Xbox One now comes with a Kinect included. Included? Yes. Not sold separately. Although the PS4 uses cool new GDDR5 RAM, while the Xbox One is still using the conventional DDR3 memory. Why would they still be using DDR3? Are they nuts? See, that's what I thought. But then they go and throw in an ES RAM buffer. Oh, wait a second. Who's they? Xbox. You're kidding! No, I am not. And this ES RAM buffer should totally bridge the 100 gigabit per second bandwidth gap between the two RAM types. This is a nightmare. How will you ever make a decision? See, I don't know. What should I do? Please pass the butter! Okay, so I hope that was a little funny and it makes the point. कोई बताएगा कि इसके अंदर इसका पर्पस क्या था, इस बात का, इस वीडियो का पर्पस क्या था? आई वुड लाइक यू टू शेयर योर ओपिनियन. जितने ज्यादा आप ओपिनियन शेयर करोगे, अपनी अपनी बातों के बारे में बताओगे, इतना ही ज्यादा इंटरेस्टिंग ये हमारी डिस्कशन होगी. सो व्हाट डू यू थिंक, शुरू में कैसा फील हो रहा था शेल्डन को, फिर शेल्डन के इमोशंस कैसे चेंज हुए? शेल्डन, लेट्स सपोज वो पार्टी है जो चाह रहा है कि उसकी सुना जाए. If anyone, please. So firstly, in the beginning, वो जो एमी थी वो शेल्डन को properly listen नहीं कर रही थी because she was not showing her interest in it, and later on when she showed her interest, so that was through emotions. तो emotions and actively आप उसके questions को properly answer करेंगे, then the other person can feel that he is heard. Very good. Absolutely. Abdurrahman? जी सर, पहले वो बहुत ज़्यादा enthusiastic और excited था, but फिर क्योंकि वो उसको सुन नहीं रही थी, she kept on asking for butter, तो वो एकदम से उसकी excitement मर गई. But again, जब उसने फिर उसे पूछना शुरू किया, तो which led Sheldon to give more information. वो और ज्यादा एक्साइटेड होता गया और ज्यादा बातें बताता गया. तो दिस इज व्हाट आई. बिल्कुल बिल्कुल, एब्सोल्युटली. ऑलराइट, अमीमा. अमीमा जुनैरा अली. सो सर, शुरू में उसने शेल्डन की बात नहीं सुनी, तो he wanted to be heard, but once she started listening to him, she started asking him open-ended questions, so he could tell more about it. So she went with the flow and asked, उसको इतना ज़्यादा पता नहीं था, तो उसने open-ended questions रखे to cope up with the situation, and in the end she got what she wanted, and it was butter. Absolutely. By listening to him. Absolutely. Ali? Sir, I mean, I have a question, because I was thinking that she sounded a bit sarcastic, or matlab, instead of asking open-ended questions, she was just doing it just so she could get the butter. Matlab. Okay, that's an interesting analysis. Uzair, what do you think? जी सर, जैसे सबने बताया पहले कि वो obviously पहले सुना नहीं जा रहा था, and after
which when she showed her keen interest, so ekdam se wo proposition change hogi. But sir, my question over here is, obviously this is a TV show, but the human psychology is somewhat different. When you even tell somebody ke ye hai, and you elaborate the things to the other person, somehow I feel ke you want the other person to give you some kind of an opinion, right, on anything. Like she was saying, okay, oh my God, this has this. But sir, over here in mediation, there's no such thing as opinion. So we just have to listen and keep it to ourselves. So isn't it a bit difficult for? Yes, अच्छा, sir. मैं इसका जवाब देता हूँ, ठीक है. वेरी गुड एनालिसिस. मैं जरा सबके ले लूँ, फिर मैं जवाब देता हूँ. ओके, आलिया, ज़ुनैरा. Sir, like he said कि it is just a TV show or something, but इसके अंदर जो है, अगर अगले बंदे को इन्फॉर्मेशन नहीं है, जैसे आपने बोला कि ज़रूरी नहीं है कि इन्फॉर्मेशन हो. आई फील लाइक कि इन्फॉर्मेशन होना ज़रूरी है, क्योंकि अगर आपने जिस तरह से टूल्स बताए हैं कि जैसे जिसके ऊपर ओवरराइड कर जाता है कॉन्फिडेंशियली या कुछ भी, तो उसको ओवरराइड करने से पहले अगर आपको पता ही नहीं कि कौन सी चीज़ें ओवरराइड कर रही हैं, फॉर इंस्टेंस अगर आपने कमर्शियल लॉ की बात कर लें, आपको ऐसी कोई अगर बात में बीच में, जैसे आपने बोला कि पहले आप सिर्फ पार्टिसिपेशन कर रहे होते हो, फिर एवेल्युएशन पे चले जाते हो, तो अगर उसके स्विच करने के लिए आपके पास अगर इन्फॉर्मेशन नहीं है तो आप स्विच कर ही नहीं सकते, और आपका ओपिनियन तो वैसे ही आपके खिलाफ आ जाएगा. तो आई फील लाइक कि ओपिनियन होना और मतलब उसके ऊपर नॉलेज होना एटलीस्ट लाजिम है बिफोर यू गेट इनटू इट. बिल्कुल आलिया, वेरी गुड. अच्छा, अब्बास. अच्छा सर, मेरा ये इसमें मैंने जो ऑब्जर्व किया है कि स्टार्टिंग में जब वो अटेंशन नहीं दे रही होती उसको, जिस तरह की वो चाह रहा होता है, तो वो उसकी एनर्जी तो उतनी ही रहती है, लेकिन जब वो लड़की अटेंशन देना शुरू करती है, इवन के उसको नहीं पता होता कि चीज़ें होती क्या, लेकिन वो उसी की एनर्जी लेवल को मीट करती है जिस तरह वो चाह रहा होता है. और फिर उसकी मतलब मैंने ये समझा है कि इसमें ज़रूरी है कि आपको जो कोई बात कर रहे हैं सामने वाला, उसकी नॉलेज होना ज़रूरी है. जैसा आपने सवाल ही पूछा था, तो मैंने यस कहा था, और मुझे इसमें से यही लगा कि नॉलेज होना ज़रूरी है, क्योंकि उसको नॉलेज ही नहीं था. एट द एंड उसने बटर ही मांगा जाके, उसने उसकी बात कोई जवाब नहीं दिया या उसको सेटिस्फाई नहीं किया, बस वो उसने एक रास्ता तय किया और उसको ख़त्म कर दी बात. All right, interesting analysis, Ali. Thank you. आखिरी ज़ुनैरा. ज़ुनैरा. Sir, so at start it's basically a one-sided conversation. Sir Sheldon ही बात कर रहे होते हैं, but later on when the other character she engages with the conversation, so वो basically actively सुन रही होती है and she starts asking open-ended questions, and it like with the emotions of Sheldon, it is shown that he was being heard. Absolutely. सबके बड़े अच्छे इंटरेस्टिंग एनालिसिस हैं, कोई ठीक गलत की बात नहीं है इसके अंदर. You all have your own opinion. But the idea in this video are two. कि how important is active listening. सुनना कितनी important है, और सुनने से दूसरा कैसा फील करता है, ये भी इस वीडियो के अंदर हमने देखा. इसके ऊपर कोई दो राय नहीं. राय इसके ऊपर हो सकती है कि क्या आपको पता होना चाहिए चीजों के बारे में या नहीं. एब्सोल्युटली पता होना चाहिए. बट द क्वेश्चन इज, if you don't know, then what do? You stay quiet. If you stay quiet, then the other person just stops talking. और फिर वो retaliate करके कहेगा, I think I've not been heard. I think you're not taking this seriously. And at the mediation, you as a mediator cannot say, oh sorry यार, मुझे आपकी बात नहीं समझ आ रही थी. Can't say that. Obviously, knowledge, information is super important. जैसे आलिया ने, उजैर ने, अली, आप तीनों ने ये बात की कि अगर आपने ओपिनियन लेट सपोज फॉर्म करना है, जो जनरली आपने नहीं करना होता, पर अगर आप कर रहे हो इवैल्यूएटिव मीडिएशन के अंदर जाके, तब तो कंप्लीट इंफॉर्मेशन होना जरूरी है. पार्टीज के बारे में इंफॉर्मेशन होना. You need to have the information regarding the parties, not expertise of the certain subject matter. जरूरी नहीं है कि आपको एम्प्लॉयमेंट लॉ का माहिर होना है, कि आपको कानून उंगलियों पे आता हो. जरूरी नहीं है
कि आपको आपका काम है रेजोल्यूशन क्रिएट करना। अगर उनको कानून ही चाहिए होता अप्लाई करने के लिए, वो कोर्ट चले जाते। आपका काम रेजोल्यूशन के अंदर ओपिनियन देना है। उसके अंदर यस, जैसे हमने कहा कि यार ये तो एक टीवी शो है, और असल लाइफ के अंदर, असल लाइफ में आप मीडिएटर एमी की तरह बैठ के नो वे इस तरह करके उसको पार्टी के साथ बात नहीं करोगे कि यार जरा उसको एक्साइटेड करो। बट you need to just keep on actively listening and to make the other party feel that they are being heard. ये obviously एक क्या कहते हैं टीवी शो है, तो उस इंटेंसिटी इसकी बहुत हाई है, बट the idea is to make the other party feel that they are being heard, and you can only do that if you're actively listening. एमी देखो कितनी actively listen कर रही कि उसने जो रैम की बात की, उसने रिपीट किया वो रैम की बात आगे से कि 360 रैम नो वे। उसने अगर आगे से शेल्डन ने कहा कि वो हीट अप हो जाता है, तो उसने वो सुना और उसने कहा गर्म हो जाता है, दैट्स सो बैड। तो ये है एक्टिव लिसनिंग का कमाल। और इसके अंदर जरूरी नहीं है कि आपको एक्सपर्टीज होनी चाहिए, इसके अंदर जरूरी ये है कि आप सुनो वो क्या बात कर रहे हैं। ये बड़ी एक इंपॉर्टेंट टूल है टू मेक द अदर पार्टी फील दैट दे आर बीइंग हर्ड। हर चीज कॉम्प्लेक्स नहीं होती, कुछ चीजें उसकी दिल की बातें होंगी, वो दिल की बातों को सुनना, इमोशंस को ध्यान में रखना, ये भी इंपॉर्टेंट टूल्स हैं। एक्सपर्टीज और कानूनी एतबार आता है, पर उसके अंदर जरूर आपकी एक्सपर्टीज होनी चाहिए, बट दिस टू मेक द अदर पार्टी फील दैट दे आर बीइंग हर्ड, जस्ट नीड टू एक्टिवली लिसन। जी अली। सर तो व्हेन यू आर डूइंग दिस, आप अपना ओपिनियन गलती से उसके अंदर ऐड नहीं कर सकते, लाइक यू सेड के नो वे या फिर इट्स गेटिंग हॉट या जो भी है। नो ओपिनियन, पर नो वे was not an opinion. No way in this circumstance was just giving acceptance to what the other party was saying to make them feel that they're being heard. आपको opinions generally नहीं देने। opinions से मुराद ये है कि आपने उनकी पार्टीज की situations को evaluate नहीं करना कि तुम ठीक हो, तुम गलत हो, I think ये ज्यादा अच्छी बात कर रहा है, I think इसकी बात ज्यादा strong है, ये बातें नहीं करनी। इनसे आपने दूर रहना। जी आलिया। सर हम लॉ के ऊपर आप कह रहे थे कि लॉ जो है वो जरूरी नहीं है कि आप बताना जरूर उसके अंदर हो, आपने सिर्फ रेजोल्यूशन पे आना है। तो अगर लॉ चाहिए, इफ आई कैन रिपीट माई सेल्फ, इम्पोर्टेंट है, बट मीडिएटर का काम सिर्फ कानूनी एतबार नहीं है, उसका काम कॉन्फ्लिक्ट मैनेजमेंट है, उसका काम जज का नहीं है, कानून को अप्लाई करने का नहीं है। देयर आर मीडिएशन जिसमें कानून की बात ही नहीं होती। देयर इज नो वे कि आप कानून के बारे में कानून के बारे में लॉयर्स जनरली बात कर देते हैं, जो मीडिएशन के अंदर लॉयर्स बैठे हैं वो बता देते हैं यार इससे अगर आप देखो ये नहीं करते तो उसका एक मसला ये हो जाता है कि इस कानून के एतबार पे वैसे भी हमारी एक स्ट्रॉन्गर पोजीशन है। वो लॉयर ये सारी बातें कर सकते हैं, इसीलिए लॉयर जाता है मीडिएशन में। बट द मीडिएटर डजंट हैव टू टेल यू द लॉ, अप्लाई द लॉ ऑन यू, वो तो जजेस का काम है। हम इस चीज से बड़े दूर आ चुके हैं मीडिएशन में। यही खूबसूरती है कि मीडिएटर को कानून नहीं अप्लाई करना आपके ऊपर, उसने सिर्फ और सिर्फ दो पार्टीज को सुनना है, दोनों को करीब लेके आना है। आपके वकील जो आपके साथ बैठे हैं मीडिएशन के अंदर, आपको कानून का पता होना जरूरी है। अगर आलिया आप अपने क्लाइंट के साथ मीडिएशन में जा रहे हो, बट द मीडिएटर डजंट नेसेसरली नीड्स टू बी एन एक्सपर्ट। जनरली वो होता है, जनरली क्योंकि जनरली पाकिस्तान के अंदर भी जितने लॉयर्स हैं, उस जितने मीडिएटर्स हैं वो जनरली सारे लॉयर्स हैं, उनको कानूनी एतबार से काफी ज्यादा हेल्प हो जाती है अगर आपको कानून पता हो। बट आई हैव सीन मीडिएटर्स हु आर नॉट लॉयर्स, दे डोंट नो द लॉ। बट फॉर एग्जाम्पल वो एक कंपनी के अंदर गए वर्क प्लेस मीडिएशन को हल करने के लिए, वो दोनों पार्टीज के बीच में मसले को हल करते हैं। यार तुम इससे क्यों रूठे हुए हो, आओ बात करो, मुझे बताओ क्या मसला है। तो मैं लगता है वो तुम्हारा क्रेडिट ले लेता है। देखो इसके अंदर कानून नहीं चाहिए हमें, बट अगर लीगल कॉम्प्लेक्स इश्यूज हैं, अगर आपको एज मीडिएटर्स लीगल वोकैबुलरी और कानून के बारे में पता है तो वो अच्छा होगा, स्पेशली अगर आपने इवैल्यूएटिव मीडिएशन पे जाना है। पर फैसिलिटेटिव मीडिएशन के अंदर यू डोंट नीड लॉ, क्योंकि फैसिलिटेटिव मीडिएशन में आपने सिर्फ एक मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन बनना है। पर जो लॉयर वकील बैठा हुआ है वहां पे आपके साथ मीडिएशन में, उसको जरूर
लीगल नॉलेज होनी चाहिए, क्योंकि वो अपने क्लाइंट को एडवाइस कर रहा होगा साथ साथ, देखो इस कानून के मुताबिक तो ये वाला हमें इसको नहीं देना बनता, तो हम क्यों दें इसको, या इस कानून के मुताबिक हम कोर्ट में अगर जाएंगे उससे ये इजीली हम ले लेंगे। तो ये कानून वकील ने अपने क्लाइंट को बताना है, मीडिएटर का काम नहीं है ये। और इवैल्यूएटिव मीडिएटर में हम कह सकते हैं कि उसको लीगल नॉलेज चाहिए, बट फैसिलिटेटिव के अंदर देयर इज नो सच नीड। Okay, sir. सो ये हमारे कुछ कॉन्फ्लिक्ट रेजोल्यूशंस की चीजें हो गई। दो मेन किस्म की क्वेश्चंस होते हैं गाइस। ये कुछ सवाल आपके सामने लिखें, ट्राई टू यूज दीज क्वेश्चंस। If you want to have a good conversation with someone, if you want the other person to speak their heart out, not short-ended questions, not close-ended questions, small talks नहीं करनी, how's the weather, small talks की बातें नहीं करनी। You need to take out information from them, और उसके लिए open-ended questions जरूरी है। जैसे how do you feel about that? How do you feel about being in this situation? How would you describe this situation to me? How would you describe your relationship before this dispute with the other party? अंदर अंदर से उनकी सारी चीजें निकालेंगे हम, सवाल करेंगे। देखो कोई ओपिनियन नहीं फॉर्म कर रहे, सिर्फ पार्टीज के अंदर से इंफॉर्मेशन निकाल रहे, वो दिल की बात दे दे आपको, और वो आपको नहीं दे रहा, आप उससे ये बातें निकाल रहे हो ताकि दूसरी पार्टी सुने। अगर वो बड़े कोई सख्त अल्फाज इस्तेमाल कर रहे हैं तो आप उसको न्यूट्रलाइज करके दूसरी पार्टी को बताओ। बट ये सवाल आप बोलोगे, ये सवाल पूछोगे उनके अंदर से चीजों को निकालने की। फॉर एग्जाम्पल, व्हाट हैपेंड इन दिस सिचुएशन, या हाउ वुड यू डिस्क्राइब योर स्टोरी। एक ओपन एंडेड क्वेश्चन, ताकि वो 10 मिनट तक अब अपनी पूरी स्टोरी सुनाएगा आपको। फिर आप उससे पूछ सकते हो, कैन यू एक्सप्लेन व्हाट वेंट ऑन आफ्टर दैट। फिर आपको आगे और स्टोरी सुनाएगा। फिर आप ये भी पूछ सकते हो, हाउ वुड यू लाइक टू रिजॉल्व दिस, तुम्हारा क्या ख्याल है इसके बारे में, तुम कैसे इसको देखते हो, इसके रेजोल्यूशन को, और तुम्हारे ख्याल से व्हाट कैन यू डू टू वर्क दिस आउट। बड़े इंपॉर्टेंट स्ट्रॉन्ग क्वेश्चंस हैं पूछने के लिए, एंड देयर इज नो लिस्ट, इट्स अ नॉन एग्जॉस्टिव लिस्ट ऑफ क्वेश्चंस। यही आपकी क्रिएटिविटी है। इसलिए मैंने शुरू में कहा मीडिएटर एक स्मार्ट इंसान होना जरूरी, और ये चीजें जनरली आप कोर्ट में भी करते हो, क्रॉस एग्जामिनेशन, चीफ एग्जामिनेशन के अंदर, स्पेशली चीफ के अंदर आप ये बातें करते हो, ओपन एंडेड क्वेश्चंस पार्टीज के सामने लेके बैठते हो। बट वहां आप अपने क्लाइंट को बता के गए होते हो, भाई दिल की बातें नहीं करनी, इधर कानूनी बातें करनी है सिर्फ। बट इन मीडिएशन यू कैन क्रिएट सच एन एनवायरनमेंट फॉर द पार्टीज कि वो अपने आप को एक सेफ एनवायरनमेंट में महसूस करें। आप लोगों से रिक्वेस्ट करूंगा, यूट्यूब के ऊपर आप लोग मॉक मीडिएशंस देख सकते हो। देयर आर टन्स एंड टन्स ऑफ वीडियोस। फॉर एग्जांपल, जैसे मूट कोर्ट कॉम्पिटिशन्स होते हैं, इसी तरह मूट मीडिएशन कॉम्पिटिशन्स भी होते हैं। वो देखो कितनी खूबसूरती से आपको समझ आएगी कि यार मीडिएटर क्या कर रहा है और उसके साथ बैठा वकील क्या करे, क्योंकि आपने इन दोनों रोल के अंदर आ सकते हो। आप मीडिएटर के रोल में आ सकते हो या आप वकील के रोल में आ सकते हो इस मीडिएशन के अंदर। इन दोनों के अंदर रोल क्या है, हाउ डज इट वर्क, इज सुपर इंपॉर्टेंट टू नो। सो मैं कोशिश कर रहा हूँ जितना ढांचा आपके सामने खींच सकूं कि कैसा दिखता है मीडिएशन। बट इफ यू कैन वॉच सम वीडियोज ऑन सम मॉक मीडिएशंस, इंटरनेशनल मीडिएशन कॉम्पिटिशन्स, जैसे हमने कल भी एक वीडियो देखी, उस तरह की बहुत सारी होगी। उनको देखो, समझ आएगा कि यार ये मीडिएटर कर क्या रहा है। वो बेचारा बैठा होता है, वो दोनों पार्टी से इस तरह कर करके बातें कर रहे हैं, रिपीट करता है, कितने इंटरेस्टिंग क्वेश्चंस पूछता है, क्या टेक्निक इस्तेमाल कर रहा होता है, कब नोट टेकिंग कर रहा होता है, ये सब बड़ी की इंपॉर्टेंट बात है। दैट बीइंग सेड, मैं एक वीडियो और दिखाना चाहूंगा और इसके बाद आई एम गोना एंड माय सेशन फॉर टुडे, एंड दैट वीडियो इज अबाउट द टूल्स दैट वी वर टॉकिंग अबाउट। सो वो टूल्स के ऊपर पहले आप वीडियो देखेंगे और फिर हम उसके ऊपर डिस्कशन करेंगे। इट्स अ स्लाइटली लॉन्गर वीडियो, सो प्लीज डोंट गेट बोर्ड।
and try to take notes if you can, क्योंकि उसके अंदर iceberg, onions, escalators और ABC diagrams, इन चारों की बात होगी उस वीडियो में। तो इन चारों से के बारे में मैं आपसे आपका ओपिनियन पूछना चाहूंगा कि which one do you like the most, आपको कौन सा अच्छा लगा और आप कौन सा इस्तेमाल करना चाहोगे। आपके ख्याल से पार्टीज की बेस्ट इंटरेस्ट ढूंढने के लिए, अंडरलाइंग इंटरेस्ट ढूंढने के लिए सबसे बेस्ट टेक्निक कौन सी है। So that being said, please I really urge, मैंने again जैसे कहा, आप लोग खुद यहाँ पे voluntary आए हुए हो तो कोशिश करो कि इसको make the most out of it. I'm going to share the video now. It's a 19-20 minutes video. So you watch that video very carefully, then we're going to have a discussion on it. और इन चारों टूल्स को भी देखेंगे, पर आपने भी अपने बारे में मुझे बताना कि कौन सा टूल आपको अच्छा लगा और आपके ख्याल से आप कौन सा टूल को अपनाना चाहोगे। जैसे मैंने बताया, मेरे लिए मुझे अनियन डायग्राम पसंद है, इसी तरह मुझे एबीसी डायग्राम भी बड़ा पसंद है, क्योंकि वो एटीट्यूड, बिहेवियर और कॉन्टेक्स्ट को देखता है, पार्टीज के एटीट्यूड्स को देखता है, उनके बिहेवियर्स को पता करता है और फिर उनका कॉन्टेक्स्ट ढूंढता है। और ये दो एबीसी डायग्राम ऐसे ट्रायंगल्स में आप अपनी दोनों पार्टीज के लिए बनाते हो, अनियंस भी दोनों पार्टीज के लिए बनाते हो आप। सो whichever tool you like, you can choose that, but have an opinion please. I would really like कि सब अपना अपना एक ओपिनियन इसके बारे में मेरे साथ शेयर करें। Here we go. In this video, I'm going to provide a short overview. Let's just Urminerál 89 UV fluid, hidratálásra. ताकि ऐड एक दफा चली जाए। I'm sorry, मेरी ads भी different है। Okay. A few additional tools that you can use to analyze. So I'm going to start it now. Please make sure कि आप लोग गौर से सुनिएगा इसको। In this video, I'm going to provide a short overview of a few additional tools that you can use to analyze conflict. I'm going to look at onion diagrams, iceberg diagrams, escalators, and ABC diagrams. Each of these is suited to analyze some specific aspect of a conflict system. As I go through these tools, I'm going to use the conflict between myself and my mother, the one over the invitations for my wedding, that I discussed in the conflict mapping video. Let's start by talking about conflict onions, or onion diagrams. Conflict is like an onion in many ways. There are manifest aspects that are out in the open, and lots of factors that are latent, that are underneath the surface. Often, when we work with conflict, we need to peel back the layers to get at what is underneath. This includes getting underneath the stated positions of the conflict parties. That is, to go beyond what the parties say that they want, so as to identify their deeper goals, interests, and needs. We also need to recognize how our relationships and the history of those relationships affects the conflict situations. We've talked about this before in terms of looking at the conflict epicenter. Onion diagrams can be helpful, helping us visualize and think through these issues. They are particularly useful for helping you visualize the positions, goals, interests, and needs of different parties. Drawing a conflict diagram is pretty simple. You basically draw 3 embedded circles. The first one you label as positions. The second one you'd label as interests and goals. And the third one you label as needs. Generally, you would want to draw one diagram for each of the main conflict parties, so you would usually need to make at least 2 onions. Once you have drawn your basic template, you can think about the positions, goals, and needs of the parties and write that information in the corresponding circle. Positions are what the conflict parties explicitly say that they want. So in my example, my mom's position was, the invitations must say presentation. My position was, no. These positions are pretty incompatible. They're basically the complete opposite of each other. So these positions don't really offer any opportunity for collaborative solutions. Now remember, earlier on in Module 1, I talked about how conflict is often like a game of tug-of-war. Conflict occurs when there is some kind of blockage between what 2 or more different parties want. This blockage leads to frustration and other intense emotions. Often, however, this blockage isn't as hard to overcome as the parties may assume.
This is because the blockage is actually between the positions of the parties. That is, it is between what they say they want. If we go deeper, if we look underneath these positions to identify the underlying goals, interests, and needs of the parties, we can open up space for more collaborative, mutually satisfactory solutions. Now, when I'm talking about goals, I'm talking more generally about what the parties are trying to get or achieve. In some cases, this is the same thing as their positions, but sometimes their positions and their goals actually differ. Sometimes you need to kind of get beyond what they're kind of explicitly saying they want and what it is underneath that they're actually looking for. The term interest refers to the various things the parties are concerned about. When I'm talking about needs, I'm referring to basic human needs, such as food and shelter, as well as things like connection, identity, and a sense of purpose. So again, goals are what the parties are trying to get or achieve, interests are all the things the parties are concerned about, and needs are the very basic things that we require in order to be healthy and well. Generally, parties have far more goals, interests, and needs than they do positions. Getting a richer picture of these underlying concerns is often necessary when seeking to adequately address a conflict. Positions often force a conflict into a win-lose framework, while goals, interests, and needs offer more possibilities for mutually satisfactory solutions. So, in my case, the positions held by my mother and I were definitely in a win-lose framework. However, if we go beneath these positions, we can see that my mom and I actually had several shared goals and interests, including getting the invitations out on time, getting invitations that we like, respecting family members, adhering to customs, and for me at least, having the invitations paid for by someone else. So as you can probably see, the either-or nature of the positions doesn't really offer enough flexibility for alternative solutions, and again, pushes parties into a competitive win-lose orientation. However, working from interests and goals has the potential to be more productive. It promotes a deeper level of understanding and more space for creativity. However, sometimes you need to go even deeper to think about underlying needs. These are even more basic and arguably actually universal. Again, these can include things like the basic needs for food and water, as well as identity and connection needs. In this case, respect, connection, and identity were shared needs that both my mother and I were seeking to have filled. Now, when dealing with intractable conflicts, that is, conflicts that are persistently difficult to solve and have taken on a life of their own, it is often necessary to start off by talking about universally shared needs. This is because the parties involved might not be willing to even consider each other's goals and interests at that time. Working with conflict often involves moving from positions to goals, interests, and needs. Thinking through this using an onion diagram offers a handy way to clarify what these are. Here's one more example. One of my favorite activities to do in classes is to put students into groups of 2 and then give each group one orange. I then tell them, you and your partner are in conflict over the orange. You both want it. They then have to brainstorm all of the possible resolutions to this conflict. Part of this exercise is to help students distinguish between positions, goals, and needs. Moving beyond the position of, I want the orange, to goals such as, I want to make orange juice, or I want to make an orange cake, and then to identify the underlying deeper needs, such as, I'm hungry, or I'm thirsty. This is an important part of coming up with creative alternatives to conflict. The point is, positions often clash, and we need to get beyond them in order to open up space for more creative solutions. So that's the basics of an onion diagram. You can also push the visualization a bit further by adding 2 more outer circles. You can add one to brainstorm relational factors that you think need to be taken into consideration. And then you can add another one to consider the deeper history of the relationship, including, say, past conflicts. So you can use this tool to just focus on needs, goals, interests, and positions, so as to get a better picture of the conflict episode. Or you can expand it a bit further to visualize some aspects of the epicenter. So that's it for the onion. If you would like, take a few moments now to use the tool to visualize some aspects of the conflict that you have experienced. Before moving on to the conflict iceberg, I want to draw your attention to this tool that's sometimes called a conflict triangle or positions and interest mapping. Students in conflict resolution studies may have already seen a model that looks something like this.
This tool uses the same basic idea as the onion, only in this case you make 2 triangles, one for each party. So if I was going to use it, I would probably have 1 triangle for me and 1 triangle for my mother. In the top of the triangle, you would write the parties' positions. And then, underneath, you would brainstorm everything else that the party is concerned about in the conflict situation. The point of this is to identify both different and shared interests, that is, to identify areas of mutual concern. This can provide a starting point for helping the parties think about what they have in common and what they could build upon to develop more mutually satisfactory ways of dealing with the conflict. Another tool similar to the conflict onion is the conflict iceberg. This also asks us to look at the latent and manifest aspects of the conflict, but this tool is a bit more flexible than the onion because you can use it to think about other aspects of the conflict that need to be considered. The point here is to identify what is out in the open and what is under the surface, and to then use that knowledge to determine what needs to be drawn out into the open. Are you wondering how much it will cost you to start up a company in Dubai or anywhere in the UAE? Check out. To use an iceberg, draw a triangle with 3 layers. The top layer would be where you could brainstorm all of the manifest or all of the out in the open aspects of the conflict. The middle layer would be where you would think about all the aspects of the conflict that are known but unspoken. So here you could list other goals and interests, latent issues of concern, latent behaviors and attitudes, maybe other parties that are impacted and involved in the conflict but who are not really being considered. Basically, you can identify any other factor that you think needs to be considered. The bottom layer is to help you think about other aspects of the conflict that might be at play, but that no one has really even thought about or considered. Here you could think about cultural factors, institutional pressures, structural issues, and other things that may be at play, but are things that parties may not even be aware of. Using this, you can develop questions that could help each party in a conflict think about the situation in a more complex way, to identify concerns, pressures, and issues that they may not realize are impacting the way that they and other parties are behaving and thinking. So if I were to use this for my own conflict, I would put the positions held by my mother and I at the top, along with the overt behaviors that we were using to deal with the conflict. In the second level, I would include, for example, other parties, such as my husband, other latent conflicts, and the goals and interests of my mother and I. In the deep level, I would include things like the time pressures we felt, the impact of long-distance communication, and the sense of loss we both felt due to my grandfather's passing. The point of all this is to figure out what you need to be aware of and what you need to bring out into the open as you work with the conflict. Take a moment and play around with this tool if you think it would be relevant to your own example of conflict. Conflict escalation diagrams, or what I like to call conflict escalators, help to visualize how a conflict has escalated and de-escalated over time. Generally, you plot the diagram with 2 axes. On the y-axis, you would put the level of escalation. And on the y-axis, you would put the level of escalation, and on the x-axis, you would put time. By conflict escalation and de-escalation, I'm referring to how harmful behaviors, stressful emotions, and negative perceptions have become more and less intense over time. You can depict how a conflict escalates and de-escalates by showing the pre-confrontation or latent phase of the conflict, that is when the conflict existed but was not out in the open, a major confrontation event, wherein one or both parties brought the conflict out into the open, the escalation and de-escalation of the conflict over time, that is, you show the behaviors and emotions and perceptions becoming more intense and extreme by having the line go up, and you show the behaviors, emotions, and perceptions becoming less intense by having the line go down. You can also identify any kind of crisis point. By this I mean a very intense point in the conflict, often characterized by very harmful behaviors. Crisis points are generally thought to trigger some change in the process of the conflict. That is, the parties come to realize that things can't continue on the way they have, so they can then take action to de-escalate the conflict, or in some cases end the relationship. To use the terminology from systems theory, you could say that this crisis point leads either to system change or system collapse. Sometimes conflict theorists will use the term mutually hurting stalemate.
to describe a crisis point. A mutually hurting stalemate generally occurs when a conflict stagnates. That is, when neither party really has a chance of winning the conflict, but neither party wants to back down either. Eventually, both parties reach a point where they realize the cost of continuing the conflict is too high. They can't win, and they just keep getting hurt. At this point, it is said the conflict is ripe for de-escalation and resolution. At the bottom, you will notice this flat line. Once a conflict has de-escalated, it might be tempting to assume that it has also been resolved, but this isn't necessarily the case. Perhaps the main conflict episode is no longer that heated, but deeper relational issues may remain, which can then lead to more conflict in the future. Or perhaps the conflict has merely been suppressed and is now waiting to erupt again in the future. Overall, you can see that this diagram is roughly broken down into 3 phases: the latent phase, the escalation and crisis phase, and the resolution phase. In real life, things are not that neat. An accurate escalator diagram would probably have several peaks and valleys. It might look something a little more like this. The point of all this is to identify if the conflict is latent or manifest, what has triggered changes in the conflict system, and overall, what causes the conflict to become more or less destructive. This provides guidance for what to do and what not to do in order to handle the conflict in a more constructive way. So let's apply this to my example. I'm just going to use the template I have here to kind of plot out several key conflict events. But like I said before, draw the escalation and de-escalation lines in whatever way makes the most sense to you and that most accurately represents how the conflict has intensified and de-escalated over time. So let's start off here. I can identify the point wherein the conflict existed, but was in the latent phase for quite some time. My mom had mentioned the invitations on a few occasions, at times dropping hints that she wanted them to look a certain way. I disagreed with this, but kept it to myself. The conflict manifested as soon as I confronted my mother about this, stating that Kevin and I did not want to write the word presentation on the invitations. This was followed by a series of increasingly heated phone conversations. This is the escalation of the conflict, so that line going up. I would definitely identify the crisis point of this conflict as one conversation in which my mother actually became very upset and suggested that I was disrespecting her and her culture by my decision to not actually include the word presentation. It was at this point that I figured that another approach was probably necessary, so I temporarily withdrew from the conflict. That is, I stopped sort of engaging directly with my mother and brought in the invitation expert. Now, this did lead to a sudden de-escalation of the conflict and a resolution of the particular conflict episode. However, many issues remained because the conflict had negatively impacted the underlying epicenter. Now, that all being said, things could have gotten much worse. I could have chosen to escalate the conflict further. Who knows where it could have gone. Now, in some situations, conflicts take on a life of their own. They spiral out of control, or like this arrow, they go right off the graph. In these situations, the parties become more concerned about each other's behavior and often become locked in cycles of revenge. Often when we're referring to intractable conflicts, this is sort of the dynamic that these conflicts take on. A term that is sometimes used to describe these situations is meta-conflict. This is a conflict primarily about conflicting behaviors. There is generally a root to these types of conflicts, but it has been kind of pushed under the surface, often lost or forgotten. So that is the conflict escalation diagram, or the conflict escalator. Let's move on to an ABC diagram. Now, think back to Galton's conflict triangle, which I talked about earlier on in Module 1. Remember, he suggested that a conflict involves the interactions between attitudes, behaviors, and core contradictions. That is, the contradictions between positions and goals. An ABC diagram is basically just this model filled out with information about the conflict. You would generally make one for each party, discussing their attitudes under A, their behaviors under B, and their main issues of concern under C. To help you out with this one, I'm going to post a printable template on Nexus. This would be useful if you were working with someone in a conflict situation to help them understand the conflict from both their own perspective and the other party's perspective. You could, however, adapt this tool to use on yourself.
You would normally start by discussing behaviors. You would ask the person about the behavior of the person with whom they are in conflict with, writing that information here. Then you would ask them about what they notice about their own behavior, writing that information here. Then you can talk about attitudes, asking the person to explain how they perceive themselves and the other person. Then you can talk to them about what they see as the core issues and contradictions involved in the conflict. The middle can be used to help the person think about what they and the other conflict party share. This could be interests, needs, behaviors, whatever the parties have in common. So this tool is a good one to use when working on a conflict early on, especially with conflicting parties that have very strained relationships. It's not necessarily the best tool to use on yourself by yourself, so I recommend working through it with another person who can help you think beyond your own perspective. So in summary, I've talked about 4 main tools here: onions, icebergs, escalators, and ABCs. Regardless of which tool you choose, it is important to remember the entire point of using these tools is to help facilitate thinking processes and conversations. The tool as such is not that important, so you can change them as you see fit. So considering these different tools, which one do you think would be the most helpful for you in your own conflict work? All right. So सवाल फिर आ गया हमारे पास कि what do you think about these conflict tools and which one do you think is the most helpful, and आपका क्या opinion है कि आपके लिए in terms of certain conflicts, which one do you think is the best? They're all the best. Which one do you think is something that you would like to use? जो आपको ज़्यादा अच्छा लगा, उस टूल को आप चाहोगे कि सबसे बेहतर तरीका लोगों के इंटरेस्ट नीड्स को फाइंड आउट करने के लिए वो है. सो लेट्स स्टार्ट. जो ओपिनियन है, कोई फीडबैक है, कोई कमेंट है, कोई क्वेश्चन है, फील फ्री टू आस्क. अब्दुलरहमान. Sir, I would say the iceberg conflict wala jo hai, that is a very good conflict resolving technique, because हमेशा जब भी कोई भी कॉन्फ्लिक्ट होता है उसके अंदर सरफेस पे कुछ चीजें होती हैं और हमेशा डीप डाउन भी काफी बातें होती हैं जो कि दूसरी पार्टीज एक दूसरे की नहीं पहचान पाती. So I think we need to bring out the things which are hidden deep on the surface to solve the matter. And इसके अलावा onion is also a very good technique जिससे needs इंसान की पता लगती है. So I think that's also बिल्कुल ऐसा ही है. Thank you very much, Abdurrahman. Abbas. अब्बास म्यूट हुए हो आप. जी जी सर, मुझे सारे ठीक ही लगे, लेकिन इनमें जो मुझे खुद पर्सनल बेटर लगा है, जो मुझे बेहतर समझ भी आया, वो था वो एस्केलेटर वाला जो ग्राफ पे बता रहे हैं कि उसमें आप करंट टाइम की भी उनकी सिचुएशन निकाल सकते हैं और हिस्ट्री भी कि किस तरह, और आपके सामने एक प्रिसाइज पूरा आ जाएगा कि इनका वजह क्या बनी है, किस जगह पे ये ज़्यादा ग्राफ ऊपर जाता है और कहाँ क्राइसिस आए हैं और फिर कहाँ पे वो नीचे भी आता है. तो मुझे लगता है कि ये वाला बेहतर है. Absolutely. Thank you, Abbas. Alia. सर मेरी नज़र में अनियन और आइसबर्ग वाला अच्छा है. आइसबर्ग के अंदर थोड़ी डिफरेंट अप्रोच है. अनियन के अंदर जो है वो आप ज़्यादा चीज़ों को एनालिसिस में लेके जाते हो. बाकी ये जो कॉन्फ्लिक्ट है, एस्केलेशन है और एबीसीज है, आई फील लाइक कि वो इन दोनों का बस एक थोड़ा सा डिफरेंट वे में प्रेजेंट करती है कि बट उन्हीं दोनों की चीज़ें हैं, उससे ज़्यादा कुछ भी नहीं उसके अंदर. Okay, absolutely. Thank you, Alia. Okay, Wasifa. सर इन माय ओपिनियन मुझे अनियन वाला टूल ज़्यादा ठीक लगे. इसकी एक तो ये रीज़न है, एक मुझे थोड़ा ज़्यादा स्ट्रेट फॉरवर्ड और क्लियर लगे, और दूसरा जैसे इसमें हिस्ट्री और रिस्पॉन्सिबिलिटी वाली बात आती है तो इससे फिर ये पता चल जाता है कि कोर इशू या कोर कॉज स्टार्ट कहाँ से हुआ था. और ये वाली चीज़ इसमें मेरे ख्याल में कि मेडिएटर के लिए रेजोल्यूशन पे पहुंचना इस तरह से फिर ज़्यादा इजी होगा. Okay, absolutely. Thank you, Wasifa. Uzair.
जी सर, सर सारे काफ़ी अच्छे थे अपनी अपनी जगह, आई वुड से। जो अनियन टूल था, दैट इज़ मोर ऑफ रिलेशनशिप दैट जो नरेट कर रही थी, जैसे वो बता रही थी उनकी उनकी वालदा के साथ एक कॉन्फ्लिक्ट था, तो वो आई थिंक ज़्यादा पर्सनल रिलेशनशिप्स में ब्रेक डाउन करके आप उसको आइडेंटिफाई कर सकते हो। वेयर एज आई फील लाइक जो एस्केलेटर वाला था, दैट इज़ मोर ऑफ समथिंग विच यू कैन यूज़ इन कमर्शियल पर्पसेस। जो कंपनीज होंगी, अगर उनका कोई डिस्प्यूट है उसमें आई फील लाइक वो ज़रा ज़्यादा उस किस्म का, तो आई वुड स्टिक विद। अच्छा, बिफोर मैं नेक्स्ट पे जाऊँ सामा, मैं एक चीज सिर्फ बता दूं, दैट कैन एनीवन टेल मी अ डिफरेंस बिटवीन अ कॉन्फ्लिक्ट एंड अ डिस्प्यूट? क्योंकि ये अभी हम कॉन्फ्लिक्ट्स की बात कर रहे हैं, कॉन्फ्लिक्ट और डिस्प्यूट में क्या फर्क है? यू कैन गिव योर ओन डेफिनेशन, जो आपको लगता है, देयर इज नो राइट और रॉन्ग। सर मुझे लगता है कि कॉन्फ्लिक्ट जो है, सॉरी डिस्प्यूट जो है वो एंड रिजल्ट होता है, और कॉन्फ्लिक्ट जो होता है वो उसका इन सेंटर एक प्रोसेस होता है कि जहाँ से बात स्टार्ट होती है। I think dispute is like एक specific issue के ऊपर, and a conflict can be like a complex issue, a bigger one like जो कि specified now. Okay, very good. Anyone else? सर आई थिंक कॉन्फ्लिक्ट जो है वो दो मतलब कॉमन रीजंस पे हो सकता है, एंड डिस्प्यूट जो है वो ऑपोजिट हो सकता है। All right. Okay. Yusha? सर अकॉर्डिंग टू माय नॉलेज कॉन्फ्लिक्ट जो होता है वो प्रोबेबली लॉन्ग टर्म किसी बात पे होता है, और डिस्प्यूट जो है वो किसी स्पेसिफिक आर्गुमेंट के ऊपर होता है। ठीक है, absolutely, Yusha. So, Amima, would you like to say something? I think conflict में भी आपके different disputes हो सकते हैं. Conflict is a broader term and dispute is a very specific thing addressing one issue at a time. Yeah. Disputes को हल करना आसान होता है conflicts को? A conflict? Dispute. I think you start with the disputes to resolve the conflict. ठीक है, वासिफा? सर मेरी भी बात ये कि डिस्प्यूट को सॉल्व करना ज्यादा इजी होता है, क्योंकि वो एक मेरे ख्याल में एक आर्गुमेंट या एक डिसएग्रीमेंट हुआ है पार्टीज के बीच में, और उसका रेजोल्यूशन ज्यादा इजीली निकल सकता है। या सो ज्यादातर जो आपके पास केसेस होते हैं, स्पेशली नॉन कमर्शियल केसेस, दे आर मोस्टली कॉन्फ्लिक्ट्स रादर देन डिस्प्यूट्स। एंड कॉन्फ्लिक्ट्स की डेफिनेशन ये है कि ये डीप रूटेड होते हैं। ये जो हमने टूल्स यूज कर रहे हैं इसलिए क्योंकि हमने डीप रूटेड मसलों का हल निकालना है। कॉन्फ्लिक्ट्स आर लॉन्ग टर्म, जैसे युषा ने कहा, ये लॉन्ग टर्म होते, ये सदियों से भी चलते आ सकते हैं, ये डेकेड से चलते आ सकते हैं, ये सालों साल से चलते आ सकते हैं। ये लॉन्ग टर्म डीप रूटेड डिसएग्रीमेंट्स होती हैं। ये आप लोगों ने सब ने ऑलमोस्ट ठीक बात है कि ये ब्रॉड टर्म इश्यूज हैं जो डीप रूटेड हैं, जो पार्टीज को अब इतना लंबे अरसे से चल रहा है कि पार्टीज को खुद भी भूल गया कि भाई हम लड़ क्यों रहे थे। और इनको हल करने के लिए ये सारे टूल्स जिसकी हमने बात की है ये बहुत इंपॉर्टेंट है। मोस्ट ऑफ द केसेस दैट कम आर कॉन्फ्लिक्ट्स रादर देन जस्ट डिस्प्यूट्स। डिस्प्यूट्स आर इजी टू सेटल। डिस्प्यूट्स मुश्किल नहीं होते कि भाई मेरे पास फॉर एग्जांपल कमर्शियल अगर रिलेशनशिप की बात करूं तो एक पार्टी ने मुझे डिलीवरी देनी थी 500 गुड्स की, और फिर क्या बिकॉज ऑफ कोविड लेट्स सपोज वो गुड्स नहीं प्रोवाइड कर सका, या मैंने किसी को एक ठेका दिया था एक स्टेज बनाने का और उसके लिए 500 मिलियन दिए पर वो कोविड की वजह से फिर नहीं बने। ये एक डिस्प्यूट है, कॉन्फ्लिक्ट नहीं है। और इसको हल करने के लिए आपको कानूनी नॉलेज भी हो सकती है, पर ये इतना मुश्किल नहीं है सॉल्व करना, क्योंकि ये कानून बहुत ज्यादा हेल्प कर देगा आपको इसको रिजॉल्व करने के अंदर, कि पार्टीज के पास क्या राइट्स हैं, क्या कोई इसमें फोर्स मेजोर क्लॉज था या नहीं था, एक्सेट्रा एक्सेट्रा, इन सब चीजों पे आप बात कर सकते हो। सो डिस्प्यूट्स को हल करना मुश्किल नहीं है, पर वो पार्टीज जो एक दूसरे से ऐसे लड़ पड़े कि वो एक दूसरे के सामने नहीं बैठ रहे, वो कॉन्फ्लिक्ट है। वो टेक्निक्स ये है जिसको हम इस्तेमाल कर रहे हैं। एंड ये सारे कॉन्फ्लिक्ट टूल्स को हमने देखा है, ये डिस्प्यूट्स को भी हल कर सकते हैं ऑब्वियसली,
बट ये प्राइमरीली कॉन्फ्लिक्ट्स को हल करने जो लॉन्ग डीप रूटेड मसले हैं फैमिलीज के अंदर, नेबर डिस्प्यूट्स में, क्या लैंडलॉर्ड टेनेंट डिस्प्यूट्स के अंदर, वर्क प्लेस डिस्प्यूट्स में, लेबर डिस्प्यूट्स में, डू यू थिंक ओनली सिर्फ कंपनी के केसेस कोर्ट्स में आते हैं? दैट्स अ वेरी स्मॉल नंबर ऑफ केसेस दैट कम्स टू द कोर्ट. द 80-85% of chunks of cases which is the most suitable for mediation are those cases, conflicts arising cases. बाहर अब ऑलमोस्ट सारे कॉन्फ्लिक्ट्स मीडिएशन से ही हल होते हैं, क्योंकि वो कोर्ट से नहीं हल हो सकते. आप खुद सोचो, जो डीप रूटेड मसले हैं वो एक जजमेंट से हल हो जाएंगे? वो जजमेंट से और खराब होंगे. सो एक लेट्स सपोज वर्क प्लेस डिस्प्यूट है, कॉन्फ्लिक्ट है, ये अगर कोर्ट लेके जाओगे, एक जीतेगा हारेगा, वो रिलेशनशिप गया, कॉन्फ्लिक्ट नहीं हल हुआ. एक को कुछ ज्यादा मिल गया, एक को कम मिला, यही होगा कोर्ट में जाके. पर उन कॉन्फ्लिक्ट्स को हल करने के लिए मीडिएशन बेस्ट टेक्निक है, और बाहर हर चीजों में अब मीडिएशन ही इस्तेमाल होती है. आईपी डिस्प्यूट्स हैं, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी डिस्प्यूट्स, आपकी कॉपीराइट डिस्प्यूट्स है. अभी वो बदोबदी इसका हटा दिया है, ये इट्स अ कॉपीराइट डिस्प्यूट जो आ चुका है. एंड इट्स नॉट अ कॉन्फ्लिक्ट, इट्स अ डिस्प्यूट, और इसको आसानी से आईपी लॉस के थ्रू हम हल कर सकते हैं. इसमें भी मीडिएशन इस्तेमाल की जा सकती है. अमीमा? सर जैसे यूके के पास मीडिएशन एक्ट है, हमने सिंगापुर कन्वेंशन से ले लिया है, तो पाकिस्तान के पास भी है कोई मीडिएशन एक्ट? We don't have the act, we have the rules. We also have the arbitration rules. हमारे पास alternate dispute resolution rules हैं, 2023 में या 22 में आए हैं, एंड उसके अंदर ऑलमोस्ट सारी चीजें एग्जिस्ट करती हैं. बट या एक चीज मैं आपको बताऊं कि मीडिएशन इज नॉट एडजुडिकेटिव टूल. दो किस्म के टूल्स होते हैं, नॉन एडजुडिकेटिव टूल्स, एडजुडिकेटिव टूल्स. एडजुडिकेटिव टूल्स आर कोर्ट्स एंड आर्बिट्रेशन. ये दोनों एडजुडिकेटिव मैटर्स है, लीगली बाइंडिंग, कानूनी तौर पे पूरा प्रोसेस चलता है. द नॉन एडजुडिकेटिव टूल्स, नेगोशिएशन, मीडिएशन, अर्ली न्यूट्रल इवैल्यूएशन, ये सब नॉन एडजुडिकेटिव टूल्स है. इसको कानून नहीं चाहिए इसको रेगुलेट करने के लिए, क्योंकि कोर्ट नेक्स्ट मीडिएशन जो है वो एडजुडिकेटिव टूल है, इसीलिए हमारे पास उसके लिए रूल्स हैं, वरना आपको किसी किस्म के रूल्स होने की कोई जरूरत नहीं है. सो जो आप रूल्स की भी बात कर रही हो, वो प्राइमरीली रूल्स कोर्ट नेक्स्ट या कंपल्सरी मीडिएशन से रिलेटेड, क्योंकि वो एडजुडिकेटिव टूल्स, वो एडजुडिकेटिव मीडिएशन है. यूके के अंदर एम्प्लॉयमेंट एंड वर्क प्लेस मीडिएशन कंपल्सरी है. सो आप में से बहुत सारे, अगर आप जो वकील एज अ प्रैक्टिस कर रहे होगे, आपके पास लेबर डिस्प्यूट्स आएंगे, आपके पास सर्विस डिस्प्यूट्स आएंगे. पाकिस्तान में सर्विस लॉज के ऊपर बहुत लिटिगेशन होती है. इन सब सर्विस, फॉर एग्जांपल एम्प्लॉयमेंट, कोई क्या गवर्नमेंट ऑफिशियल है या कोई गवर्नमेंट सर्वेंट है, उसको पेंशन नहीं मिल रही, ये सारे सर्विस डिस्प्यूट्स हैं. सर्विस डिस्प्यूट्स, एम्प्लॉयमेंट डिस्प्यूट्स, यूके के अंदर यू कांट टेक द, और हमारे पास ट्राइब्यूनल है, हमारे पास सर्विस ट्राइब्यूनल है, एम्प्लॉयमेंट ट्राइब्यूनल है. इन ट्राइब्यूनल्स में जाने से पहले मीडिएशन करना लाजमी है, कंपल्सरी है यूके में. आप मीडिएशन करो, इफ इट्स अनसक्सेसफुल, वो इदारा आपको एक सर्टिफिकेट देता है जो फिर आप ट्राइब्यूनल लेके जा सकते हो. भाई ये देखो, मैंने ट्राई किया, ये मेरा सर्टिफिकेट है, अब मेरा केस सुनो. उस सर्टिफिकेट के बगैर यू कांट गो टू द ट्राइब्यूनल. यूके, पाकिस्तान में भी ये आएगा, ये सून आएगा कि सर्विस के केसेस आपके ट्राइब्यूनल्स जाने से पहले मीडिएशन का इस्तेमाल किया जाएगा. तो मैंने जैसे बताया कि यू आर वन ऑफ दोस फ्यू पीपल जो शुरू के अंदर इस नीश में आ रहे हैं. तो जितने ज्यादा इसको एक्सप्लॉइट कर सको, इस पे बात करने की कोशिश करो, अपने आप को एक्सपर्ट बताओ कि आप जानते हो इस आइडिया को. जी अली? जो आप ट्राइब्यूनल्स की बात कर रहे हैं, यहाँ पे तो अगर इस तरह की कोई बात हो तो इधर तो केस जो है वो अगर कोर्ट में जाता है तो वो तो बड़ा लंबा चला जाता है. तो यहाँ पे तो वो दूसरी पार्टी बोलेगी कि ठीक है जी, कोई मसला नहीं है, आप बेशक कोर्ट में ले आए, सालों बार बार डिले करते रहते हैं, वकील आगे पेश नहीं होता, तो उस चीज का फिर क्या होगा? मैं कह रहा हूँ ट्राइब्यूनल्स हैं हमारे पास, पर मैं ये कह रहा हूँ कि ट्राइब्यूनल्स नहीं जाएंगे हम. इंशाल्लाह मीडिएशन का लैंडस्केप ऐसा बनेगा दैट यू विल बी ट्राइंग मीडिएशन फर्स्ट एंड देन गोइंग टू द ट्राइब्यूनल, क्योंकि ट्राइब्यूनल्स भी इतना ही डिले देते हैं जितना कोर्ट देते हैं.
कोई फर्क नहीं। एजुडिकेटिव प्रोसेस है, हम नॉन एजुडिकेटिव प्रोसेस के अंदर इन कॉन्फ्लिक्ट्स को हल करेंगे, क्योंकि ये बहुत कम डिस्प्यूट्स होते हैं, ये ज्यादा कॉन्फ्लिक्ट्स होते हैं, जिन कॉन्फ्लिक्ट को हम मीडिएशन से हल करेंगे। को हम वन ऑफ इवेंट में ले गए कि मतलब एक दफा हो गया, या मल्टीपल इवेंट्स में भी हो सकता है डिस्प्यूट? जी, मल्टीपल इवेंट्स भी हो सकता है। ऐसा नहीं है कि मैं एग्जैक्ट कैटेगरीज बनाऊं, भाई ये हो रहा है, सब कॉन्फ्लिक्ट ये डिस्प्यूट्स है, बट एक अंडरस्टैंडिंग ये है कि जो डीप रूटेड इश्यूज हैं वो कॉन्फ्लिक्ट्स होते हैं, जो एक रिलेशनशिप को एस्ट्रेंज्ड कर चुके होते हैं वो कॉन्फ्लिक्ट्स होते हैं। डिस्प्यूट किसी एक प्रोविजन के ऊपर, किसी टर्म के ऊपर आपका इख्तलाफ हो चुका है, किसी ने कुछ चीज ब्रीच की है, वो एक डिस्प्यूट का हिस्सा है। अब्दुल सर मेरा सवाल ये था कि पाकिस्तान के अंदर या दुनिया भर में आर्बिट्रेशन पे ज्यादा जोर दिया जाता है या फिर मीडिएशन पे? सो इनिशियली अगर मैं आज से 3-4 साल पहले तक की बात करूं, आर्बिट्रेशन वाज द थिंग। हर बंदा आर्बिट्रेशन के पीछे भाग रहा था। कोई नया वकील बनता था, उसको ये कहा जाता था कि यार तुम ऐसा करो, आर्बिट्रेशन में ढूंढो करियर, बहुत पैसा है उसमें, और है। पर आर्बिट्रेशन के केसेस कम होते हैं, आर्बिट्रेशन महंगा बहुत होता है, वेरी वेरी एक्सपेंसिव। सो मसला सिर्फ ये है कि आर्बिट्रेशन इज मोर लाइक अ जजमेंट, इट्स मोर लाइक एन एडजुडिकेटिव, जो कोर्ट प्रोसीजर है बिल्कुल वैसा ही है, बट इट्स जस्ट कि वो प्राइवेट में हो रहा है। पार्टीज के पास कुछ ऑब्वियसली इख्तियार है कि वो आर्बिट्रेटर अपनी मर्जी का चूज कर सकते हैं, रूल्स और रेगुलेशन, एप्लीकेबल लॉ अपने और एप्लीकेबल और प्रोसीजरल लॉ अपनी मर्जी का चूज कर सकते हैं, बट it is a binding resolution which is dictated rather than reached by the parties themselves. So it's not a sustainable way. So आज जो लैंडस्केप चेंज हो रहा है, तो लोग आर्बिट्रेशन से मीडिएशन पे आ रहे हैं, जो इंटरनेशनल कमर्शियल आर्बिट्रेशन होया करती थी। फॉर एग्जांपल जो एफडीआई आपके पाकिस्तान में आती है और फॉरेन कंपनीज के साथ लोकल गवर्नमेंट्स का या लोकल कंपनीज का एक डिस्प्यूट आ जाता है। फॉर एग्जांपल अगर आपको रिकोडिक का केस याद हो इन बलोचिस्तान, वो माइनिंग कंपनी आई और फिर उसका डिस्प्यूट आ गया हमारे फेडरल गवर्नमेंट के साथ और बलोचिस्तान की जो गवर्नमेंट है उसके साथ, क्योंकि उन्होंने फिर उनको माइनिंग करने से रोक दिया। ये एक इंटरनेशनल कमर्शियल डिस्प्यूट है। इस इंटरनेशनल कमर्शियल डिस्प्यूट को हल करने के लिए आर्बिट्रेशन का इस्तेमाल किया गया। पाकिस्तान के खिलाफ तकरीबन $8 बिलियन का अवार्ड आया, और उसके अंदर जो वकील इस्तेमाल किए गए पाकिस्तान की तरफ से, उनको फीस एटलीस्ट ना करते करते $3-4 मिलियन फीसेस उनको चली गई। और उसके अलावा भी इतनी कॉस्ट होती है, क्योंकि ये केसेस यहाँ नहीं चलते, ये बाहर चलते हैं, या आपको बाहर जाना पड़ता है। तो बहुत सारे लोग अब ये बात करते हैं कि इंटरनेशनल कमर्शियल आर्बिट्रेशन के अंदर भी आप इंटरनेशनल कमर्शियल डिस्प्यूट में भी आर्बिट्रेशन को इस्तेमाल करना छोड़ें, क्योंकि वो भी बहुत टाइम लेता है। ये रिकोडिक केस आपके ख्याल से, जब ये जो माइनिंग कंपनी थी, इन्होंने पाकिस्तान की गवर्नमेंट के ऊपर जब डिस्प्यूट रेस किया और केस किया आर्बिट्रेशन इंस्टीट्यूशन के अंदर, उसको हल करने में कितना टाइम लगा होगा? लोग तो कहते हैं आर्बिट्रेशन जल्दी हो जाता है ना, अब गूगल करना, इट टुक देम अबाउट 7 to 8 years। 7 से 8 साल में आर्बिट्रेशन हल हो रहा है, भाई मीडिएशन कर लो। और पता है क्या हुआ रिकोडिक में? मैंने इसके ऊपर एक आर्टिकल लिखा है, मेरे लिंक्डइन पे के ऊपर है, अगर आपको किसी को वो पढ़ना हो तो रिकोडिक के ऊपर मीडिएशन का आर्टिकल लिखा है कि क्यों इसमें मीडिएशन ज्यादा बेहतर होती है। कि जब अवार्ड आया 9 बिलियन का, पाकिस्तान के पास $9 बिलियन है नहीं है हमारे पास भाई, हमारे फॉरेन रिजर्व्स भी इतने नहीं है, तो हम एक कंपनी को 9 बिलियन कैसे दे दे? तो एट द एंड जब अवार्ड हमारे खिलाफ आया, वी हैड टू सिट डाउन विद दैट कंपनी, और उस कंपनी के साथ बैठ के निगोशिएशन हुई, जिसके ऊपर एक ऐसी सेटलमेंट रीच की गई कि हम आपको इतने % हम रिवाइज करते हैं अपने कॉन्ट्रैक्ट्स, अब वापस से माइनिंग स्टार्ट करो, और अभी साल माइनिंग वापस स्टार्ट हो रही है, और हमारे जो अवार्ड्स है, पेनल्टीज है, वो प्लीज कम कर दें आप, और इन कंपनसेशन हम आपको ये चीजें देते हैं। जरूरी नहीं है कि उस दूसरी कंपनी को $8-9 बिलियन चाहिए, तो उसको नहीं चाहिए, तो उसको काम चाहिए था, तो उसने अपने आप को बिल्कुल कम करके 900 मिलियन पे आ गई है बात, 9 बिलियन से। लिटरली 10% के अंदर काम हो सकता था,
अगर आप मीडिएशन निगोशिएशन पहले कर लेते। तो ये सस्टेनेबल तरीका है। वो 7-8 साल जाया हुए उधर, इतनी कॉस्ट बिलियंस जाया हुए वहां पे बैठ के, तो क्या मीडिएशन बेहतर तरीका नहीं था? सो अगर आपका जो सवाल था कि क्या मीडिएशन ज्यादा नोन है या आर्बिट्रेशन, आर्बिट्रेशन फॉर श्योर, बट नाउ मीडिएशन, देयर इज अ रीजन व्हाई हम ये आज बैठे हुए हैं, क्योंकि इसके ऊपर बात हो रही है और यही अब सस्टेनेबल तरीका है, बाहर हो रहा है। अब इंटरनेशनल कमर्शियल डिस्प्यूट्स में भी मीडिएशन ही इस्तेमाल हो रहे हैं। Abbas, you have a question? सर क्वेश्चन नहीं है, मैं ये पूछना था कि सर जैसे पाकिस्तान में आप कह रहे थे कि अभी मीडिएशन वगैरह नहीं आई, इतना नहीं अब बहुत आ गई है, अब बहुत आ रही है, हर रोज आ रही है, कुछ ना कुछ हर रोज आ रही है। मैं ये सुनता रहा हूँ काफी अरसा अपने बाबा से कि पाकिस्तान में ADRC के नाम से ना ये है, यानी कि टैक्स के अंदर ही मुझे तो पता है कि आपका जब कोई डिस्प्यूट होता है टैक्स के अंदर, कोई मसला होता है, तो आप कमिश्नर्स के साथ जो FBR में होते हैं और उनके साथ ये इस तरह की निगोसिएशंस होती हैं, तो वो अक्सर गलत लगा देते हैं, टैक्स ज़्यादा लगा देते हैं, तो वो निगोसिएशंस करके विदाउट गोइंग टू कोर्ट, तो उसको ADRC कहते हैं, तो उसमें उसको कम कर देते हैं या जितना वो पे कर सकता है, यानी इसलिए कि टैक्स पेयर पे करे। तो ये भी तो मीडिएशन नहीं होगी इसको? ये निगोशिएशन है। अगर इसके अंदर FBR और आपके बीच में एक और तीसरा बंदा बैठ के आपको मसले हल करने की कोशिश करे, वो फिर मीडिएशन। अभी होता ये कि आपका डिस्प्यूट जब आता है तो आप उनके दफ्तर जाते हो, उनके कहते हैं जनाब प्लीज आओ बैठो ना, जरा कुछ कर दें, फिर आप उनके साथ बात करते हो और फिर वो आपको निगोशिएट कर देते हैं आपके साथ। मीडिएशन, और वो भी निगोशिएशन भी ADR का हिस्सा है। पहले तो निगोशिएशन करनी चाहिए, if that doesn't work out, go to mediation. That doesn't go out, go to the courts. Courts is not the norm. ठीक है जी. If anyone has any other comments, any other question, please feel free to ask. वरना हमारा आज का दिन खत्म हुआ, और I hope you all had a good time. You learned something आज, because that's the purpose कि आप कुछ सीखो यहाँ से. Usama, yes, sorry. जी उसामा, प्लीज गो ऑन. सर इसकी स्लाइड्स शेयर करेंगे? स्लाइड्स बिल्कुल शेयर करूंगा, पर आई वुड बी शेयरिंग दैट एट द एंड ऑफ हमारी ट्रेनिंग के बिल्कुल एंड के अंदर वो शेयर हो गया. ठीक है जी. सो आई विल सी यू गाइस इंशाल्लाह टुमारो एट 2 PM. टेक केयर. अल्लाह हाफिज. ऑलराइट सर, अल्लाह हाफिज. हाफिज. अल्लाह हाफिज सर. Allah Hafiz. Allah Hafiz. अल्लाह हाफिज.